So welcoming you all to the amendment class for the GST 2024 की amendments हम इसमें cover up करेंगे। मैं एक बार दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि amendments में से at times paper में बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं, ठीक है। Being a qualified CA, you have to be updated, and that's make the amendments more important. आप imagine कीजिए कि मैं 2011 पास आउट और उसके बाद से मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। चाहे 2011 में मैं रैंक होल्डर था, मतलब हर एक प्रोविजन मेरे टिप्स पे है, लेकिन आज अगर क्लाइंट आ रहा है और मैं अपनी 2011 की ही नॉलेज के हिसाब से उसे एडवाइस करे जा रहा हूँ, सो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द प्रोफेशन और मैं गलत एडवाइस कर रहा हूँ। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर प्रोफेशन टू स्टे अपडेटेड, और वही हैबिट आप में इनकलकेट करने के लिए एट टाइम्स अमेंडमेंट्स में से बहुत ज़्यादा पेपर पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला है, आपको ये अमेंडमेंट्स के अलग से नोट्स दिए गए हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर आप अपने पूरे सिलेबस को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के जा रहे हैं तो अमेंडमेंट्स को 5 6 7 बार पढ़ के जाए, ठीक है। सो अमेंडमेंट्स में से एक और चीज़ है दैट जो पेपर आता है वो बहुत ही डायरेक्ट और इजी आता है। अमेंडमेंट्स में बस ट्रिक इतनी होती है कि आप अपडेटेड हैं कि नहीं। अगर आप अपडेटेड हैं देन यू कैन गेट योर फुल मार्क्स। अगर आप अपडेटेड नहीं हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर एनीथिंग, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर अमेंडमेंट है क्या। सो स्टार्ट कर रहे हैं जी। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं मैंने इसके अंदर नंबरिंग भी की है। टोटल 45-46 अमेंडमेंट्स हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे एंड मैंने उनको चैप्टर वाइज एलोकेट किया है ताकि आप चैप्टर वाइज भी उस अमेंडमेंट्स को कवर अप कर सकें। नंबर 2, बहुत सारी अमेंडमेंट्स के अंदर मैंने सिर्फ वो लाइन या वर्ड नहीं बताया, इनफैक्ट पूरा क्वेश्चन लिख दिया सो दैट यू कैन कोरिलेट कि ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ सेक्शन 15(2)(c) के अंदर और की जगह एंड कर दिया गया है तो आप कहेंगे कि सर अच्छा आपने अमेंडमेंट तो बता दी बट ये मेरे को समझ कुछ नहीं है, मेरे को नहीं पता सेक्शन 15 कौन सा था, उसका सब सेक्शन 2 क्या था और उसकी क्लॉज सी क्या थी और वहाँ पे और एंड का क्या फर्क पड़ा मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। सो विद दैट इंटेंट मैं उसके आगे पीछे के भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको नोट्स के अंदर इंकलकेट किए हैं ताकि उसकी रेफरेंस समझ में आ जाए आपको। नंबर 1। नंबर 2, जब आप इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई अमेंडमेंट्स को देखेंगे जी तो उसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर्स भी, ठीक है। आई विल नॉट बी कवरिंग ईच एंड एवरी सर्कुलर्स बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ऊपर एक्ट है, फिर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं और लास्ट में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द सर्कुलर्स। बट ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी सर्कुलर इंक्लूड नहीं किया। आई हैव इंक्लूडेड मैनी सर्कल्स जो मुझे लगा कि ये रेलिवेंट हो सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम इन नोट्स के अंदर आई हैव इंक्लूडेड इट और वो हम कवर अप भी करेंगे। सो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं जी, दैट इज द स्कोप ऑफ सप्लाई। जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी। इन दैट केस उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। और सीधा चैप्टर नंबर 2 दैट इज द स्कोप ऑफ सप्लाई। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले उस अमेंडमेंट को समझने के लिए गुड्स की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करते हैं जी, जिसमें हमने कहा कि गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें क्या नहीं आता, मनी एंड सिक्योरिटीज। लेकिन नाम लेकर इंक्लूड किया गया कि एक्शनेबल क्लेम्स इसके अंदर आएंगे। जो अमेंडमेंट है वो एक्शनेबल क्लेम से ही रिलेटेड है। बाकी तो आपको पता ही है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स, ट्री, टिम्बर etc. which is agreed to be sweared under the supply before the supply under the contract, जिसके अंदर हमने कहा कि सर आज तो वो अर्थ के साथ अटैच्ड हैं फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सप्लाई करने से पहले इसे अलग कर दिया जाएगा। अलग कर दिया जाएगा तो वो मूवेबल हो जाएगी, इन दैट केस उसे भी गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ओके, सो अमेंडमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल 3 अगर आपको याद हो, नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 2 क्लासिफिकेशन और शेड्यूल 3 जो हम करते हैं जी सेक्शन 7 के अंदर दैट इज नेगेटिव लिस्ट, जिसके अंदर हमने कहा कि जी ये नीदर द सप्लाई ऑफ गुड्स हैं नॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। मतलब इसके ऊपर जीएसटी लग ही नहीं सकता जी, कैसे भी स्कोप के अंदर ही नहीं है, सप्लाई के अंदर ही नहीं है। तो उसके अंदर जो एंट्री नंबर 6 है उसके अंदर लिखा हुआ था कि सारे एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। 3 को छोड़ के,
3 को छोड़ के, दैट इज लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लेकिन अब वहां पे अमेंडमेंट कर दी गई है जी एंट्री नंबर 6 में। उसने कहा कि एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के। पेपर में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं जी, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा कि जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं उसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव लिस्ट में। इसका मतलब जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो तो सप्लाई है, उसके अलावा जितने भी आपके एक्शनेबल क्लेम्स हैं, अनसिक्योर्ड डेट्स वगैरह हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, तो हमने कहा सर बस ठीक है, हमें ये समझा दीजिए कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या है। तो उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं जी अमेंडमेंट नंबर 2 के अंदर। तो उसने कहा कि जी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स मतलब 6, तो 3 तो पुराने ही हैं जी, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। 3 उससे मिलते जुलते इन्होंने और ऐड कर दिए, जैसे कि कैसीनो। कैसीनो में आप क्या करते हैं, बेटिंग या गैम्बलिंग। हॉर्स रेसिंग के अंदर, अच्छा हॉर्स रेसिंग के अंदर आप बेटिंग करते हैं, कैसीनो में आप गैम्बलिंग करते हैं। और लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन मनी गेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ 6 अब इन्होंने कर दिए। पहले 3 ही थे, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। अब इन्होंने कहा कैसीनो भी आ जाएगा, बेटिंग भी आ जाएगा, और अगर आपने कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग खेली है तो उसको भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, मतलब उसे सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। हमने कहा सर सारी क्लियर है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग तो हमें पहले से पता है, कैसीनो भी पता है, हॉर्स रेसिंग भी पता है, बस ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से आपका क्या मतलब है। तो इसके लिए अमेंडमेंट नंबर 3, तो एक न्यू डेफिनेशन इंसर्ट की गई थी सेक्शन 2 क्लॉज 80A के अंदर, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो वो कहता है कि जी सर पहले ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, तो उसने कहा कि जी ऑनलाइन गेमिंग वो है जो आप इंटरनेट के ऊपर खेलते हैं, जो आप इंटरनेट पे खेलते हैं। तो वो कहता है ये एक ऐसी गेम है जो आप इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ऊपर खेल रहे हैं, और ऑनलाइन गेम के अंदर ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आ जाए। क्योंकि मैंने कहा सर मैं तो इंटरनेट पे बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ, लेकिन उनमें बहुत सारी गेम्स के अंदर कुछ गेम्स ऐसी हैं जिसके अंदर मनी इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। उसका फ्री वर्जन डाउनलोड करता हूँ और मैं खेलता रहता हूँ, सो उसके ऊपर भी जीएसटी है। वो कहते नहीं उसके ऊपर नहीं है। तो पहले ऑनलाइन गेमिंग का मतलब ऑनलाइन के वर्ड के ऊपर उसने एम्फसाइज किया, जो आप इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की यूज से खेलते हैं, और इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आ जाएगी। तो हमने कहा सर ठीक है, अब ऑनलाइन मनी गेमिंग बताइए। तो उसके लिए भी एक और नई डेफिनेशन ऐड की गई, दैट इज सेक्शन 22 क्लॉज 80B, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो कहता है ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐसी ऑनलाइन गेम है, फिर से बोल रहा हूं, ऑनलाइन मनी गेमिंग एक ऑनलाइन गेम है, मतलब जिसको आप ऑनलाइन खेल रहे हैं, जिसके अंदर जो प्लेयर्स हैं वो कुछ पे करते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं। क्या डिपॉजिट करवाते हैं, पे या डिपॉजिट क्या करवाते हैं? हमने कहा कि सर मनी या मनीज वर्थ, ठीक है, वो पैसे जमा करवाते हैं या फिर पैसे कुछ ऐसी चीज जमा करवाते हैं जिसकी मनीज वर्थ है, मतलब जिसकी कुछ वैल्यू है, या फिर वो जमा करवाते हैं वीडीए, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द वीडीए इज क्रिप्टोकरेंसी, ठीक है। सो वो अगर आपको कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट भी जमा करवा रहे हैं तो अभी क्या हुआ, हमने कहा सर ऑनलाइन मनी गेमिंग वो गेम है, और वो ऑनलाइन गेम है जिसके अंदर प्लेयर्स को पे या डिपॉजिट करना पड़ता है, या फिर तो मनी या मनीज वर्थ या फिर वीडीए, दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसकी फाइनेस्ट एग्जांपल इज क्रिप्टोकरेंसी। और हमने कहा सर क्यों जमा करवाते हैं? इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग, दैट इज अ की वर्ड, इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द विनिंग। मैं एक और बात बताता हूँ, बड़ी बार मैं गेम खेलता हूँ तो बीच में बहुत सारी एड्स आ रही होती है, ठीक है। अब एड से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे को खेल के मजा ही नहीं आता, तो वो कहते हैं कि जी अगर आप एड से परेशान है तो आप पेड वर्जन इसका ले लो, क्योंकि आप फ्री वर्जन खेल रहे हैं तो आपको एड देखनी पड़ेगी, अगर आप पेड वर्जन ले लेंगे तो फिर एड नहीं आएगी। मैंने वो पेड वर्जन जो भी 100, 200, 500 रुपए की वो उसका पेड वर्जन था गेम का, वो ले लिया जी, अब मेरे को एड्स नहीं दिखाता, ठीक है। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं है। अब आप कहेंगे सर लेकिन आपने तो पैसे जमा करवाए हैं, तो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं है। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं है, मैंने जमा करवाए हैं, आई हैव डिपॉजिटेड मनी बट नॉट इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग। ये सोच के नहीं जमा करवाए कि मेरे को 500 के 600 रुपए मिल जाएंगे या 500 के 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो कहता है ऑनलाइन मनी गेमिंग वो होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग है, आपको जीतना चाहते हैं। क्या जीतना चाहते हैं? मनी, मनीज वर्थ या कुछ वीडीए जीतना चाहते हैं, इसीलिए आपने पैसे जमा करवाए। और एनी इवेंट किसके अंदर, वो कहते हैं कि जी कोई इवेंट है, चाहे वो गेम है, स्कीम है, कंपटीशन है या कोई और एक्टिविटी है, कोई भी प्रोसेस है। सो
आजकल तो बहुत सारी चल रही हैं जी, इसलिए गवर्नमेंट भी इसे लेकर आई है। जैसे कि आईपीएल चल रहा था तो हर रोज ऐड आती थी ड्रीम 11 की, हर रोज 1 करोड़ रुपया जीतो, ठीक है। तो अगर आप ड्रीम 11 पे जाते हैं जी, वो कहते हैं आप टीम बनाइए, पहले 50 या 100 रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे, और आपने जो टीम बनाई थी अगर वो जीत जाती है सो इन दैट केस आपको अमाउंट्स मिलेंगे, ठीक है। या फिर शाहरुख खान ऐड करता है जी रम्मी की, शाहिद कपूर ऐड करता है जी पोकर खेलो, ठीक है। और वो सारा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर पहले आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, और अगर आप जीत गए तो आप डबल या ज्यादा भी जीत सकते हैं, और अगर हार गए तो सारे पैसे गए। सो वो कहता है कि जिसमें आपने पैसे जमा करवाए हैं, और क्यों जमा करवाए हैं, क्योंकि आप जीतना चाहते थे, क्या पैसे या पैसे के वर्थ के बराबर समथिंग, या फिर वीडीए। बहुत अच्छी बात है। वो कहता है वो कोई गेम हो सकती है, स्कीम हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, या कोई भी प्रोसेस हो सकती है। बहुत अच्छी बात। कहता है उसमें स्किल इन्वॉल्व है कि नहीं, चांस इन्वॉल्व है कि नहीं। अब पोकर में मैंने कहा सर स्किल इन्वॉल्व है, मैं बहुत अच्छी खेलता हूं तो मैं जीत रहा हूं, ठीक है। सो दैट ऑल्सो इज ऑनलाइन मनी गेम। और मैंने कहा सर ड्रीम 11 पे टीम बनाई, उसमें तो कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है जी, वो तो चांस की बात है। जौन सा प्लेयर मैंने लिया था वो जीत गया, जो टीम मैंने कही थी वो जीत गई, ठीक है। सो वो चांस की बात है। तो वो कहता है उसमें स्किल इन्वॉल्व थी, चांस इन्वॉल्व था, या दोनों इन्वॉल्व थे। कहता है कि जी इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा। अब एक और चीज, जीएसटी वालों ने भी इनकम टैक्स की बातें पकड़नी शुरू कर दी। वो कहते हैं सर लीगल इलीगल ये हमें मत बताना, ठीक है। ये गेम इंडिया में अलाउड है, बैन है, कैसे है, अगर लोग खेल रहे हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इनकम टैक्स भी यही बात बोलते हैं जी, लीगल मनी इलीगल इनकम हमें कोई फर्क नहीं जी, इनकम है तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी ने भी ये बात बोली कि वो किसी लॉ के अंदर परमिसिबल है कि बैन है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के डेफिनेशन में से इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर आने वाली अमेंडमेंट में कम से कम 10 के 12 अमेंडमेंट्स और हैं जो सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर है। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम्स, और जिसको आपको थरली करके जाना चाहिए। फाइन। सो एक बार मैं दोबारा से सारा सम अप कर देता हूँ। सो गुड्स की डेफिनेशन में नाम लेकर इंक्लूड किया गया एक्शनेबल क्लेम्स को। एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर हमने कहा कि सर शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 6 के अंदर उन्होंने कहा कि जी एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर लगेगा। हमने कहा सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, 3 और ऐड किए जी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो वो कहता है ऑनलाइन मनी गेमिंग समझें, इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग समझ लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग जो आप ऑनलाइन खेलते हैं, मतलब इंटरनेट पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे खेलते हैं। लेकिन हर ऑनलाइन गेम ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं है। ऑनलाइन मनी गेमिंग वो है जिसके अंदर प्लेयर्स ने कुछ पैसे या पैसे के इक्विवेलेंट या वीडीए जमा करवाया है। क्यों? क्योंकि वो जीतना चाहते थे जी पैसे। अब वो कोई स्कीम है, गेम है, प्रोसेस है, एक्टिविटी है, हमें नहीं लेना देना। उसमें स्किल इन्वॉल्व है, चांस है, कि दोनों है, हमें नहीं लेना देना। वो अलाउड है, परमिसिबल है, बैन है, हमें नहीं लेना देना। बस बात इतनी है कि आपने पैसे जमा करवाए थे इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी। अब आप जीते या नहीं जीते वो भी हमें नहीं लेना देना। अगर आपने पैसे जमा करवाए थे तो ये ऑनलाइन मनी कुछ भी आ जाएगा, जिसकी भी वैल्यू है, शेयर्स भी आ जाएंगे, स्टॉक्स भी आ जाएंगे, कुछ एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है जी। आपके पास कोई गोल्ड बॉन्ड्स हैं, यूनिट्स हैं, कुछ भी आ जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 4, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सप्लायर की डेफिनेशन। तो सप्लायर की डेफिनेशन में वो कहता है कि जी सप्लायर वो पर्सन है जो कोई गुड्स या सर्विसेज या दोनों को सप्लाई करता है। दैट इज द पर्सन सप्लाइंग द सेट गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और उसके एजेंट को भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो बड़ी प्लेन और सिंपल सी डेफिनेशन थी, सेम सप्लायर की थी और सेम रेसिपिएंट की भी थी। लेकिन इसके अंदर हमने एक नया पैराग्राफ ऐड किया जिसमें वो कहता है कि जी सप्लायर अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। कहता है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के लिए, याद है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स 3 हमने नए ऐड किए जी, कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग और मेनली ऑनलाइन मनी गेमिंग। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए ही सप्लायर के डेफिनेशन को भी ऐड किया गया। अब वो कहते हैं कि जी आप खिला रहे हो ऑनलाइन मनी गेमिंग तो आप सप्लायर। एक पर्सन ने कहा कि सर मैं नहीं खिला रहा, मैंने तो एक प्लेटफॉर्म बनाया था, लेट अस से फेसबुक, और फेसबुक पे कोई खिला रहा है। तो हमने कहा सर डीम्ड टू बी, आप ही माने जाओ। अगर आपके थ्रू, अगर आप कहते हैं सर मैं हूं ही नहीं, मेरे थ्रू कोई खिला रहा है, तब भी आप ही माने जाएंगे, ठीक है। सो इसका भी स्कोप हमने बहुत वाइड किया और हमने कहा कि सर जो खिला रहा है वो हमें मिल जाए, या जिसके थ्रू खिला रहा है अगर हमें वो मिल गया तो उसको सप्लायर मान के उसके ऊपर ऑनलाइन मनी गेमिंग का जीएसटी जमा करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी। तो वो इस पैराग्राफ का बस एक ही मकसद है, कहता है एक पर्सन ऐसा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है या अरेंज कर रहा है, अब डायरेक्टली के इनडायरेक्टली,
क्या, ताकि वो सप्लाई कर सके स्पेसिफाइड एक्शनेबल प्रोग्राम्स। और इसमें वो पर्सन भी आ जाएगा जो ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोई वेबसाइट आपकी है, कोई ऐप आपकी है, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कोई गेम खिला रहा है फॉर सप्लाई, तो कहता है शेल बी डीम्ड टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें नहीं पता कि आप सप्लायर हो कि नहीं, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे खिलाई जा रही है तो यू विल बी डीम्ड टू बी द सप्लायर ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम्स। अब वो कहता है वेदर, कहता है कि जी ये आपने सप्लाई की है या सप्लाइड बाय हिम और थ्रू हिम। मैंने कहा कि सर मैं तो खिलाता ही नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी ने खिला दी, तो वो कहते हैं कि जी आपने ही खिलाई है, ये ही माना जाएगा कि यू आर द सप्लायर। अब वो कहते हैं कि जी वेदर द कंसिडरेशन इन द मनी और द मनीज वर्थ और द वीडीए फ्रॉम सच सप्लाई ऑफ द एक्शनेबल क्लेम्स इज पेड और कन्वेड टू हिम और थ्रू हिम। अब हमने कहा सर पैसे आपको मिले या आपके थ्रू किसी और को भी मिले तो भी आपको ही सप्लायर मान लिया जाएगा। एंड प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल in any manner and all the provision of the CGST उसके ऊपर ऐसे लग जाएगी as if he is the supplier। वो बेचारा क्या के थक गया कि सर मैं सप्लायर नहीं हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई खिला रहा है, हमने कहा इससे हमें कोई लेना देना नहीं, या फिर तो हमें सप्लायर मिलवा दो, नहीं आप मिलवा सकते तो फिर हमारी नजरों में तो आप ही सप्लायर हैं। और पूरी सारी की सारी CGST की प्रोविजन की GST लगाना, कलेक्ट करना, जमा करवाना, रिटर्न्स भरना, सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी आ जाएगी, बिकॉज हम तो आप ही को सप्लायर मान लेंगे। फाइन, सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारी यहाँ पे खत्म होती है जी। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज द चार्ज ऑफ GST। अगर आपको चैप्टर का पूरा नेम याद हो, दैट इज चार्ज ऑफ GST एंड द कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। तो इसमें यही दो अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज ऑफ GST में अगर आपको याद हो, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज, FCM एंड द RCM। तो RCM के अंदर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है जी हमारा कौन सा, GTA। GTA के अंदर बहुत ही माइनर सी अमेंडमेंट है, इनफैक्ट आई वाज डाइसी की लिखूं कि ना लिखूं, बट आपको पता है जी GTA इज ऑलवेज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, तो इसकी छोटी सी बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, GTA अगर इन 6 लोगों को सर्विसेज देता है, ठीक है, इन 7 लोगों को अगर सर्विसेज देता था, सो इन दैट केस उसके ऊपर RCM लगता था। लेकिन अगर GTA कहता है कि सर मैं शरीफ GTA हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, मैं धरने पर नहीं बैठता, मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, मैं इनको GST इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, इन दैट केस यहाँ पर RCM लगाने की जरूरत नहीं है, आप FCM भी लगा सकते हैं। गॉट इट? तो GTA कहता है कि सर अगर मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या मुझे हर साल बताना पड़ेगा? हमने कहा नहीं, वंस यू हैव एक्सरसाइज्ड इट, तो जब तक आप इसे ऑप्ट आउट नहीं करते, हम मान के चलेंगे कि आप FCM के अंदर फॉलो करना चाहते हैं। तो वो कहता है इफ द GTA हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन, क्या, टू पे द टैक्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, it shall be deemed to be that the option is exercised for the next and the future financial years as well, unless आप एक डेक्लेरेशन हमें दे दीजिए कि नहीं सर मैं FCM में अब नहीं रहना चाहता, मैं तो RCM में ही जाना चाहता हूँ, जो भी मेरा रेसिपिएंट है उसको बोलो इसके ऊपर टैक्स खुद जमा करवाया करे। अगर वो जब तक ऑप्ट आउट नहीं करता तो जिस साल आप अंदर आ गए उस साल आने वाले सभी सालों के अंदर माना जाएगा दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर FCM, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट जो पिछली बार थी, इस बार की अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए वो रेड में मार्क नहीं है, वो भी आपको बता देता हूँ। आपको ये बात याद है कि अगर RCM लगता था तो 5% और अगर FCM लगता था, GTA खुद कहता था तो 12%, 6+6। उसमें पिछले साल एक अमेंडमेंट आई थी कि GTA अगर चाहे तो 5 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, ठीक है। बट FCM में दोनों ऑप्शन है उसके पास, वो 5 कलेक्ट करके जमा करवा दे या 12 लेकर जमा करवा दे। और अगर वो मना करता है कि मैंने तो जमा करवाना ही नहीं, फिर RCM के अंदर रेसिपिएंट को खुद 5% जमा करना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में आ रहा है कि सर फिर वो हमेशा 5 ही लेगा, 12 वाली ऑप्शन क्यों लेगा? अगर आपने उसे FCM में 2 रेट्स दे दिए तो उसमें भी ट्रिक है, 5% अगर वो लेता है तो उसे कोई ITC नहीं मिलेगा, बट अगर वो 12% लिवाई और कलेक्ट करता है तो उसे ITC मिलेगा, ठीक है। सो GTA अगर कहता है कि मैं 5% लिवाई कलेक्ट और डिपॉजिट करवा दूंगा तो उसे ITC नहीं मिलेगा, बट 12% अगर वो कलेक्ट करके जमा करवाएगा तो उसे ITC मिल जाएगा। हाँ जी, ITC कितना मिलेगा? बहुत ही गलत क्वेश्चन है जी। ITC जितना उसका बिल होगा जी, मतलब उसने जो जो खर्चे किए होंगे
उसने इंश्योरेंस करवाई है, उसने कोई जगह रेंट पे ली है, हर एक चीज का उसे आईटीसी मिल जाएगा। फिर उसे आईटीसी मिलना बंद हो जाएगा। प्लीज, ये एक गलत क्वेश्चन था कि 5% या 12% का आईटीसी मिलेगा। सी वो तो सप्लायर है, उसको आईटीसी थोड़ी ना मिलेगा, उसके कस्टमर को आईटीसी मिलेगा। अभी तो ये बात हो रही थी कि मैं जो भी खरीद के लाता हूँ, जीटीए जो भी खर्चा करता है अपने बिजनेस के लिए, जिसमें वो रेसिपिएंट है, उस सबका उसे आईटीसी मिल जाएगा, उस सबका उसे आईटीसी मिल जाएगा। और अगर वो कहता है कि मैं तो 5% में जाना चाहता हूँ, फिर उन सब चीजों का उसे आईटीसी मिलना बंद हो जाएगा। लाइक उसने मोबाइल बिल ले रखा है, टेलीफोन बिल, एयरटेल का ब्रॉडबैंड का बिल, सबके ऊपर वो आईटीसी ले रहा था बिकॉज ही वाज यूजिंग ऑल दिस सर्विसेज फॉर हिज बिजनेस। बट जैसे वो कहता है मैं 5% एफसीए में आना चाहता हूँ, उसे आईटीसी सभी चीजों का मिलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट इसमें दो है जी, 6 और 7, और ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है जी। ये अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज देती है टू एनी बिजनेस एंटिटी, सो उसमें हमने कहा कि जी उसके ऊपर आरसीएम लगेगा, लेकिन फॉलोइंग को छोड़ दीजिए, फॉलोइंग के ऊपर तो एफसीएम ही लगेगा। सबसे पहले था जी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद वो कहते हैं सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अमेंडमेंट है क्या कि अगर कोई रेलवे ने अगर आपको कोई सर्विसेज दी है तो उसके ऊपर भी एफसीएम लगेगा। ठीक है जी। जो रेलवे ने कोई भी सर्विस दी हो सकती है जी, वो पैसेंजर की टिकट आपने ली है, आपने रेलवे से सामान बेचा है, कुछ भी रेलवे तो से तो आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, सो रेलवे से जरूरी नहीं है सामान ही बेचा हो, शायद पैसेंजर भी बैठ के गया हो, दोनों के केसेस के अंदर एफसीएम लगेगा। रेलवे वाले आपको ये नहीं कहेंगे कि हमें हमारी टिकट के पैसे दे दीजिए और इसके ऊपर जो जीएसटी है जाके खुद जमा करो। आप कहेंगे नहीं, ये एफसीएम है जी, इसके ऊपर जो जीएसटी है आप में से कलेक्ट कर लीजिए और उसके ऊपर टैक्स एफसीएम के अंदर सप्लायर को जमा करवाना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, रेलवे मिनिस्ट्री को जमा करवाना पड़ेगा अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं किसको, बिजनेस एंटिटी को। तो इसका मतलब यही है जी, इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट का यही मतलब है कि सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज, अगर रेलवे वालों ने कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज दी है तो उसके ऊपर एफसीएम लगेगा, एफसीएम लगेगा। और एफसीएम लगेगा तो वो आईटीसी भी ले पाएंगे। कौन? रेलवे वाले फिर आईटीसी भी ले पाएंगे। और 5 के बाद 5A थी जिसमें हमने कहा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या यूनियन टेरिटरी ने या लोकल अथॉरिटी ने क्या सर्विस दी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी वर्ड नहीं लिखा होता, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन लिखा होता, बिजनेस एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड। ऊपर तो हम क्या कहते थे, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड हमें नहीं पता, जाके जीएसटी लो फिर अगर अनरजिस्टर्ड हो तो। लेकिन नीचे हमने क्या कहा कि जी अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो नहीं आरसीएम लगेगा, बट अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आरसीएम लगेगा। सुनिएगा जी प्लीज, यहां से भी रेलवे को निकाल दिया। इसका मतलब अगर रेलवे स्टेशन पे मुझे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दी गई, लेट अस से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी कि लुधियाना रेलवे स्टेशन के अंदर मैं सीसीडी खोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने जगह खरीदी नहीं, उन्होंने बोला कि जी ये कमरा आपके पास रेंट पे, आप यहाँ पे सीसीडी खोल सकते हैं जी। बैंक वालों ने कहा सर हम अपना एटीएम लगाना चाहते हैं, रेलवे को कहा कि हमें जगह दो, तो रेलवे ने उनको जगह दी और बकायदा किराया लिया कि आपका एटीएम यहाँ पर लेगा, आपकी कमाई होगी तो हमें भी तो किराया दोगे। सो इन दैट केस आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि आरसीएम के पॉइंट से रेलवे को एक्सक्लूड किया गया। मतलब रेलवे के केस में आरसीएम नहीं है, रेलवे आपको गुड्स दे, आपको किसी भी तरह की सर्विस दे या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे, सभी केसेस के अंदर रेलवे के केस में आपने मन में ये बात रखनी है, एफसीएम लगेगा। आरसीएम के दोनों पॉइंट्स में से नाम लेके रेलवे को बाहर किया गया। आर वी गुड? ओके। अमेंडमेंट नंबर 8 है जी हमारे पास, अच्छी अमेंडमेंट है। कहता है कि जी डायरेक्टर ने अगर कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विसेज दी है तो उसके ऊपर आरसीएम लगता है। ये तो आपको याद है, ठीक है। और डायरेक्टर दो ही तरह के होते हैं जी, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, या एम्प्लॉई होगा या इंडिपेंडेंट होगा। अगर एम्प्लॉई है फिर तो बात ही खत्म जी। शेड्यूल 3, ठीक है जी, एंट्री नंबर 1, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, सो इन दैट केस जीएसटी लग ही नहीं सकता। बट अगर आपने कहा कि सर ये एम्प्लॉय नहीं है हमारा, ये तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सिर्फ सिटिंग फीस लेता है हमसे, इन दैट केस उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा। लेकिन
हमने कहा सर डायरेक्टर अगर डायरेक्टर के अलावा कुछ और सर्विसेज भी देने लग जाए तो क्या सब पे आरसीएम हो? कहते डायरेक्टर अगर सिर्फ डायरेक्टरशिप की सर्विसेज दे तो उसी के ऊपर आरसीएम। अब डायरेक्टर ने कहा कि जी मेरी एक शॉप पड़ी है, कंपनी को बोला वो भी रेंट पे ले लो, ठीक है। या फिर डायरेक्टर ने कहा कि जी मैं सीए हूं, साथ में आपका ऑडिट भी कर देता हूं, कंसल्टेंसी भी दे देता हूं और 10 काम कर देता हूं आपके, उन सब के ऊपर आरसीएम नहीं लेगा। आप ये मत कहना सर ये तो डायरेक्टर है, लेकिन डायरेक्टर वाली हरकतें नहीं है ना, कुछ और काम कर रहा है। अगर डायरेक्टर वाला काम करेगा तो आरसीएम है। अगर डायरेक्टर डायरेक्टरशिप के अलावा कोई और सर्विसेज और गुड्स देने लग गया तो उसके ऊपर आरसीएम नहीं, एफसीएम है। तो वो कहता है कि जी वेदर द सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, जैसे कि उसने अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पे दे दी तो उस पे भी आरसीएम है। तो हमने कहा कि जी नहीं, उसके ऊपर आरसीएम नहीं है। एंट्री नंबर 6 में हमने बोला कि जो डायरेक्टर है उसके ऊपर आरसीएम लगता है, लेकिन क्लैरिफिकेशन आई है जी, सर्कुलर आ रखा है कि अगर वो डायरेक्टरशिप के अलावा कोई और सर्विसेज देगा जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो टैक्सेबल नहीं है अंडर आरसीएम, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर एफसीएम। आर वी गुड? अमेंडमेंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट है जी, स्टार मार्क कर रहे हैं। इको नोटिफाइड सर्विसेज के केस में याद है 9(5) कुछ गवर्नमेंट ने बोला कि जी कुछ सर्विसेज हम नोटिफाई करेंगे जिसके अंदर इको को पूरी अमाउंट के ऊपर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा एज इफ इको इज द सप्लायर। इको कहता है कि सर आई एम नॉट द सप्लायर। हमने कहा कि सर अब तो हमने कह दिया कुछ सर्विसेज के केस में आपको पूरी अमाउंट के ऊपर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा एज इफ यू आर द सप्लायर। तो हमने कहा सर वो नोटिफाइड कौन सी थी, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है जी, ठीक है। सो ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए था। तो अगले पेज पे जो नोटिफिकेशन थी जिसमें अगर आपको याद हो सबसे पहले रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, इसमें मैं ओला उबर की एग्जांपल देता हूँ। सो मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, रैपिडो और ये सब, और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस, यही अमेंडमेंट है जी, यही अमेंडमेंट है। तो वो कहता है कि जी ओमनीबस को छोड़ दो, बाकी सब अगर आपने सर्विसेज दी है, आप कौन हो? इको के द्वारा, इको सब तो सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है जी, जिसके अंदर आपने कहा कि मेरी कोई डिजिटल ऐप या वेबसाइट ऑनलाइन बन रखी है और उसके ऊपर सप्लायर और रेसिपिएंट आते हैं, दोनों को मैं मिलवाता हूँ और उसके अंदर मुझे कमीशन मिल जाती है। तो हमने कहा कि जी आप सिर्फ अपनी कमीशन पे जीएसटी नहीं देंगे, पूरी अमाउंट के ऊपर जीएसटी देंगे एज इफ यू आर द सप्लायर। तो अगर आप कोई ओला कैब कर रहे हैं, उबर कर रहे हैं, उन सब के अंदर, लेकिन ओमनीबस के अंदर नहीं है जी। हमने कहा इसका मतलब ओमनीबस पे एफसीएम है, मैंने बिल्कुल ही गलत बोल दिया, आरसीएम एफसीएम का तो टॉपिक है ही नहीं। मतलब ओमनीबस के अंदर ओमनीबस वाले को खुद अपना जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा, इको को उसके ऊपर टैक्स नहीं जमा करवाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि जी रुको, अभी अगला पॉइंट तो पढ़ो पहले। तो कहता है कि जी अगर ओमनीबस जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस, उसके ऊपर भी इको को ही जमा करवाना पड़ेगा। हमने कहा ये क्या, ऊपर आपने बोला कि जी एक्सेप्ट और नीचे बाद में उसे इंक्लूड कर दिया। कहते हैं कि जी इको को जमा करवाना पड़ेगा अगर वो ओमनीबस सप्लायर जो वो सर्विसेज दे रहा था अगर वो कंपनी है, फिर नहीं, बाकी सब केसेस के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। मैं दोनों एग्जांपल देता हूं। लेट अस से मेरे पास 2 ओमनीबस है, ठीक है, 2 ओमनीबस हैं, मैं कौन? प्रोप्राइटर राघव सिंघानिया, ठीक है, और मैं उसे किसी ऐप के ऊपर डाल देता हूं कि जी किसी को ओमनीबस चाहिए हो तो हमसे मांग लेना, 20,000 रुपए का किराया है, ठीक है, हमें बुकिंग्स आ गई, उस अमाउंट के ऊपर इको को ही पूरा का पूरा जीएसटी खुद जमा करवाना पड़ेगा। फाइन, क्योंकि मैं कंपनी नहीं। लेकिन अगर मैं हूं जी सिंघानिया इंटरनेशनल लिमिटेड और मेरे पास 20 बसेस है, ठीक है, और वो 20 ओमनीबस मैंने इको के ऊपर एनरोल करवा के सर्विसेज दी है, तो उस केस में इको कहता है कि सर इसके ऊपर जो भी जीएसटी है वो आप खुद जमा करवाना, बिकॉज अदर देन कंपनी के केस में उसे जमा करवाना पड़ता है। बट अगर मैं कंपनी हूं जो पर्सन ओमनीबस की सर्विसेज दे रहा है थ्रू एन इको, अगर वो पर्सन एक कंपनी है तो इको को जमा नहीं करवाना, बाकी सब केसेस में इको को जमा करवाना है, कंपनी, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम है जी। अकोमोडेशन इन द होटल, इन गेस्ट हाउसेस के अंदर मेक माई ट्रिप, गो आई मी गो की एग्जांपल आती है, फिर अर्बन क्लैप की एग्जांपल आती है, और फिर जोमैटो वगैरह की सर्विसेज अगर आप खाने पीने की सर्विसेज दे रहे हैं। ओमनीबस की भी इन्होंने डेफिनेशन ऐड करवाई है जी। कहते हैं कि जी
ओमनीबस इज सच अ मोटर व्हीकल जिसमें कम 6 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं जी, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ओमनीबस थोड़ी बड़ी होती है जी, ठीक है। आप मन में अगर इमेजिन करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल बस को अगर आप इमेजिन करें वॉल्वो टाइप को, सो दैट इज एन ओमनीबस। फाइन, सो वी आर प्रोसीडिंग टू द अमेंडमेंट नंबर 10। सेक्शन 5 ऑफ IGST, इसमें पहले सेक्शन 9 की बात होती है और फिर अगर आपको याद हो फिर 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5) बिल्कुल सेम, ठीक है, वैसे ही आते हैं, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट है जी। ये वही सारा कुछ रेट्स आ रहे हैं। इंटरस्टेट होगा तो IGST लगेगा। इंटरस्टेट क्या होता है, रेट ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे सेक्शन 15 के हिसाब से। आइए जी, तो वो कहता है कि जी टैक्स टू बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। अमेंडमेंट पढ़ते हैं जी, अमेंडमेंट पढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 5 में एक पॉइंट लिखा होता है कि अगर गुड्स इंपोर्ट होंगे तो उसे IGST इंटरस्टेट मान लिया जाएगा। मैं कहा सर ये इंटरस्टेट नहीं है, कहता इसलिए तो मैंने बोला मान लिया जाएगा। डीम्ड टू बी, अपनी स्पेशल पावर्स हमने यहाँ पे यूज की। हमने कहा अच्छा फिर इसके ऊपर IGST भी लगाओगे, कहते हैं बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन वो कहते हैं दैट पावर हैज बीन वेस्टेड विद द कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम वाले इसके ऊपर IGST लेवाए कलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यूएशन भी कस्टम वाली चलेगी। सेक्शन 15 ऑफ द CGST नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी। कस्टम वाले कहेंगे कि जी हमारे हिसाब से तो इसकी वैल्यू 100 है और सेक्शन 15 कहेगा हमारे हिसाब से तो इसकी वैल्यू 300 है, ठीक है। तो फिर वो कस्टम वाले परेशान होकर क्या कहेंगे कि सर एक काम करो IGST आप ही कलेक्ट कर लो, हमने नहीं करना। तो हमने कहा अच्छा आप नाराज मत हो, आप ही की वैल्यू मानी जाएगी, हम अपनी वैल्यू बताएंगे ही नहीं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, फिर से बोल रहा हूँ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में IGST को लेवाई कलेक्ट और प्रोसीजर की सारी पावर कस्टम वालों को दी गई। इन्होंने कहा कि सर एक्सेप्ट वन केस, यही अमेंडमेंट है। कहते हैं पहले क्या था मैं बता देता हूँ, एज पर द प्रोवाइजो टू द सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 द IGST ऑन द गुड्स जो इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो लेवाई एंड कलेक्ट कौन करेगा, कस्टम वाले कलेक्ट लेवाई और कलेक्ट करेंगे। लेकिन वो क्या कहता है अदर देन, कुछ में कहता है कुछ केसेस में कहता है कि जी हम खुद संभालते। हमने कहा ये क्या बात है, आधे गुड्स के ऊपर अब कस्टम वाले और आधे गुड्स के ऊपर आप खुद लगाओगे। हमने कहा हाँ जी बताओ। तो यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ पावर ले ली और कहा कि जी हम कुछ नोटिफाई करके बताएंगे, हमारे माइंड में कुछ चल रहा है, एक्ट में नहीं लिखा। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन में बताएंगे जी कि किसके अंदर पावर हमारे पास है। अगर ये गुड्स इंपोर्ट हुए तो उसके ऊपर लेवाई भी हम करेंगे, कलेक्ट भी हम करेंगे, वैल्यू भी हम ही बताएंगे। हमने कहा अच्छा बताओ कौन सी, तो ये पावर यूज करके उन्होंने कहा कि सर ऑनलाइन मनी गेमिंग। हमने कहा ऑनलाइन मनी गेमिंग ये गुड्स हैं कि सर्विसेज हैं, तो कहते हैं सर स्टार्ट करते हैं। ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं। एक्शनेबल क्लेम्स आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो ये गुड्स हैं, तो अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम इंडिया के बाहर से खिला रहा है इंडिया के अंदर, सो इन दैट केस वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स माने जाएंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैं तो डीम्ड टू बी इंटरस्टेट माना जाएगा। डीम्ड टू बी इंटरस्टेट तो उसके ऊपर IGST लगेगा, लेकिन ये IGST सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा इसकी वैल्यू और इसके ऊपर टैक्स हम खुद संभाल लेंगे। कस्टम वालों को बोला कि जी आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो आगे तो हमेशा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर हमने कस्टम वालों को आगे किया कि जी आप संभालिए इसे। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर, तो ऑनलाइन मनी गेमिंग देखने में सबको सर्विसेज लग सकता है जी, बट ये एक्चुअल में एज पर द डेफिनेशन क्या है, गुड्स। फाइन, आगे के पॉइंट बिल्कुल सेम। ओके, और इसमें फिर एक और अमेंडमेंट है जिसके अंदर अगर आपको याद हो RCM जब CGST की पढ़ाता हूँ तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, GTA, एडवोकेट, स्पॉन्सरशिप, है ना। और जब मैं सेक्शन 5 के अंदर RCM बताता हूँ तो वो कहता है कि जी सेक्शन 9 वाली तो सारी कॉपी पेस्ट है ही है, उसके अलावा दो और एक अगर रेसिपिएंट इंडियन है और सप्लायर इंडिया के बाहर है, सो इन दैट केस रेसिपिएंट को ही उसके ऊपर टैक्स जमा करना पड़ेगा। वो बेचारा सप्लायर इंडिया के बाहर, वो इंडिया में आकर थोड़ी ना टैक्स जमा करवाएगा, GST नंबर लेगा, रिटर्न नहीं भरेगा, ऐसे कौन करेगा। तो अगर रेसिपिएंट इंडिया का है तो उसे ही टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और इसमें एक और पॉइंट था जो आप ओमिट, जिसके अंदर हमने कहा कि सर हमारे गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे थे तो किसी ने हमें गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी थी। क्या सर्विसेज दी थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस टिल द कस्टम पोर्ट्स इन इंडिया। तो लेटर से दुबई से मेरे कोई कंटेनर्स आने थे, दुबई की शिपिंग कंपनी को, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, जो सप्लायर था वो इंडियन कंपनी नहीं थी, जो
मेरे कंटेनर उठाकर इंडिया में लेकर आया, दैट वाज नॉट एन इंडियन कंपनी, दुबई की ही शिपिंग कंपनी थी। और वो अगर मेरे दुबई से कंटेनर लाकर इंडिया में मुंबई पोर्ट तक ले आई तो उस पर पहले आरसीएम लगा करता था। अब हमने कहा कि सर इसके ऊपर आरसीएम नहीं लगा। दैट पॉइंट हैज बीन ओमिटेड। गॉट इट। अमेंडमेंट नंबर 12। तो इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है जी आरसीएम एफसीएम वाला, और सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। याद है आपको कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसके अंदर हमने कहा अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। और फिर इसमें एक पॉइंट नंबर 5 आता है कि फॉलोइंग पर्सन प्लीज कॉम्पोजिशन में ना आने पाए। ठीक है, तो ये था कि पर्सन नॉट एलिजिबल इन सेक्शन 10, सेक्शन 9 नॉर्मल स्कीम, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम। तो वो कहता है कि जी सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 4 में है सिर्फ वही सर्विसेज आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कौन से हैं? रेस्टोरेंट, सिर्फ रेस्टोरेंट वाले आ सकते हैं जी, और कोई सर्विसेज वाले नहीं आ सकते। उनके लिए है ना अलग से कॉम्पोजिशन स्कीम बनाई तो हुई है हमने। ओके, और फिर वो कहता है कि जी गुड्स और सर्विसेज जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता वो यहाँ पर ना। और कहता है कि जी अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, ये तो आपको पता ही है जी हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉम्पोजिशन के अंदर कि आप इंटर स्टेट खरीद सकते हैं, सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर पिछले साल में होता तो चलो पिछले साल में भी अलाउड है, लेकिन करंट ईयर में, और इनफैक्ट मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि अगर आपने ₹1 का भी इंटरस्टेट कर दिया आउट ऑफ द स्कीम जाना पड़ेगा। अमेंडमेंट क्या है जी? छोटी सी अमेंडमेंट है। कहता है कि जी अगर कोई पर्सन अपने गुड्स, क्या लिखा हुआ था पहले, अगर अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज इको के द्वारा बेच रहा है तो वो कॉम्पोजिशन के अंदर नहीं आ पाएगा, जिसके ऊपर इको टीसीएस कलेक्ट करता है। इसमें से गुड्स हटा दीजिए। बेसिकली पहले ऐसा था कि मैंने कहा कि सर मैं कॉम्पोजिशन में आना चाहता हूँ, छोटा बंदा हूँ, मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी आ जाओ। फिर हमने कहा सर आप आने ही नहीं देते, आप बोलते हो कि जी इको के ऊपर सामान नहीं बेचना। अगर मेरे को अमेज़न से 2 4 5 अच्छे ऑर्डर आ जाते हैं तो आपका क्या आ जाता है? ठीक है, तो मेरे को इको में कॉम्पोजिशन में भी रहने दो, इको पे भी बेच दो। गवर्नमेंट ने कहा ओके, गवर्नमेंट ने कहा ओके। लेकिन आगे की 1-2 अमेंडमेंट्स अभी बता। उसने कहा कि इको के द्वारा इंटरस्टेट तो नहीं बेच दोगे। मैंने कहा सर ये तो ऑर्डर आने पर है, अगर मेरे को अमेज़न पे ऑर्डर दिल्ली से आ गया तो गवर्नमेंट ने कहा फिर बेचना मत। ठीक है, अगर आपने इको के द्वारा इंटरस्टेट सेल कर दी, वो तो आपको पता ही है, अगर आप इंटरस्टेट बेच देंगे फिर तो आउट ऑफ द स्कीम है। इको पे बेच सकते हो लेकिन इंटरस्टेट मत बेचना। मैंने कहा सर इसका मतलब आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं इको के ऊपर जो लोकल बेचते हैं उस पर तो जा सकता हूँ, जैसे कि ब्लिंकिट। अब ब्लिंकिट पे अगर बेच रहा हूँ तो ब्लिंकिट कहीं डिलीवरी करने राजस्थान तो नहीं चल जाएगा, इधर ही पंजाब में बेचेगा ना। सो ब्लिंकिट वगैरह जो इको है इनके ऊपर तो आप बेच सकते हैं जो लोकल वेंडर्स हैं। ठीक है, तो इको है और ब्लिंकिट पे है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो कौन सी इको पे हैं? जो लोकली बेचते हैं तो अलाउड है। तो आगे ये अमेंडमेंट है, आगे जाकर ये अमेंडमेंट आएगी, मैं कोरिलेट आपको करवा दूंगा कि इको के द्वारा आप इंटरस्टेट मत बेच देना, लोकल बेचो अलाउड है। तो पहले अलाउड नहीं था, अगर आप इको के ऊपर सेल करते थे तो अलाउड नहीं था। तो एक शॉपकीपर कहता है सर मैं ब्लिंकिट पे आ जाता हूँ, सो मैं स्विगी के वो जीनी पे या जौन से भी डिलीवरी बॉयज होते हैं मैं अगर उस पर एनरोल करवा लेता हूँ, सो इन दैट केस आपको स्कीम से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यू आर एलिजिबल। मैन्युफैक्चर ऑफ द सर्टेन नोटिफाइड गुड्स, ये तो आपको पता ही है जी, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, फ्लाई ऐश ब्रिक्स वगैरह। अमेंडमेंट बस इतनी थी कि अब जो इको ऑफ गुड्स है, सप्लायर ऑफ गुड्स हैं जो इको के ऊपर बेच रहे हैं वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हैं। चले आगे। सो प्रोसीडिंग फर्दर, एक ही अमेंडमेंट है जी प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में आने एक्सपेक्टेड है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई जब हम निकालते थे तो अगर आपको याद हो गुड्स के लिए अलग और सर्विसेज के लिए अलग। ठीक है, सो सेक्शन 10 और 11 गुड्स के, 12 और 13 सर्विसेज के। सेक्शन 10 के अंदर अमेंडमेंट है जी। सेक्शन 10 अगर आपको रिकॉल करना हो, अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज इन्वॉल्व तो जहाँ पे वो मूवमेंट टर्मिनेट होगी, डेस्टिनेशन। और बिल टू शिप टू हो तो 2 ट्रांजेक्शंस, पहली ट्रांजेक्शन जिसके नाम का बिल कटा है वहाँ पे पीओएस, और जहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन जहाँ पे एक्चुअल में गुड्स डिलीवर हुए हैं दैट विल बी द पीओएस। और अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है तो जहाँ पे गुड्स पड़े हुए हैं जी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल,
ये अमेंडमेंट इसके अंदर आई थी 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज CA, जिसमें वो कहता है कि अगर आपने कोई गुड्स दिए हैं एक ऐसे पर्सन को जो रजिस्टर्ड नहीं है जी, जो रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस हमने कहा कि सर क्या आपके पास, सप्लायर से पूछा जी, सप्लायर देखो सबसे पहले तो GST वाले खुद अपने पास एड्रेस ढूंढते हैं जी उसका, लेकिन जैसे मैंने बोला नॉट रजिस्टर्ड, GST वालों ने कहा हमारे यहाँ तो खड़े हैं, हमारे पास इसका एड्रेस होगा नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जानते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। तो उसने क्या कहा, सप्लायर से पूछा कि सप्लायर को कहा कि सर आपने जो इनवॉइस इशू किया क्या उसमें एड्रेस लिखा? वो कहता है यस सर, मैं तो पूरी, मेरे को तो आदत है, जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे डीकैथलॉन पे जाते हैं, वो कहते हैं प्रॉपर अपनी डिटेल्स डालो जी, सारा कुछ ईमेल आईडी OTP सब कुछ वेरीफाई करो, अकाउंट बनाओ, तभी आपके नाम का बिल बन सकता है, ठीक है, नहीं तो हम सामान बेचना ही नहीं चाहते। कुछ होते हैं बड़े फंसी, कुछ कहते हैं सर कैश दो जाओ, ठीक है। सो अगर उसने कहा कि नहीं सर मेरे पास वो प्रॉपर उसका नाम पता एड्रेस है, तो सरकार ने कहा बात बन गई। तो अब जो उसका एड्रेस है जी, जो उसका एड्रेस है, कौन सा एड्रेस, जो इनवॉइस पे लिखा है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी शॉप है जी मोबाइल फोन्स की, जम्मू से एक बंदा आता है, ठीक है, लुधियाना के अंदर, और कहता है सर आईफोन लेना है, ठीक है, UPI से कहता अभी पेमेंट कर देता हूँ आपको, 1 लाख रुपए आप आईफोन दे दो। मैंने कहा GST नंबर, कहता नहीं GST नंबर मेरे पास नहीं है, आई एम नॉट रजिस्टर्ड। और मैंने कहा बिल, कहता हाँ बिल, कहता अच्छे से मेरा नाम पता एड्रेस लिख देना, कल गारंटी वारंटी लेनी होती है तो बिल पे मेरा नाम पता एड्रेस बिल्कुल ठीक लिखा हो। उसने अपना नाम पता एड्रेस लिखवाया जी और मेरे से आईफोन ले गया। आईफोन मैंने तो कहाँ पर दिया, अपने शॉप के काउंटर पे, उसे हैंड ओवर कर दिया जी। वो पता नहीं कहाँ लेकर गया, कहाँ नहीं लेकर गया, राजस्थान लेकर गया, तमिलनाडु लेकर गया, कि लुधियाना में ही रहता था, बट उसका जो आधार कार्ड था, जो उसका एड्रेस था, परमानेंट एड्रेस, वो जम्मू का था। सरकार कहती है इस पे IGST लगेगा, ये इंटर स्टेट है, बिकॉज इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू है। तो मैंने कहा शायद फोन कभी जम्मू गया ही नहीं, ठीक है, और मैंने तो यहीं पे डिलीवर किया है, टर्मिनेट तो यहीं पे हो गई जी, उसकी मूवमेंट इन्वॉल्व थी ही नहीं। सो इन दैट केस सरकार कहती है कि जी ये न्यूली एडेड पॉइंट है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है और बिल पे अगर आपने उसका कुछ एड्रेस लिखा है, तो जो एड्रेस है वही POS मान लिया जाएगा। उस हिसाब से आप देखिए कि ये इंटर स्टेट है कि इंटरा स्टेट है। आर वी गेटिंग इट? और हमने कहा सर एड्रेस नहीं है, बड़ी बात देखा कैश का बिल होता है, उस पर कुछ नाम पता ही लिखा होता है, वो कैश लिखते हैं, बिल काट के आपको देते हैं और कहते हैं जाओ, ठीक है। सो इन दैट केस वो कहते हैं कि जी अब कुछ बिल के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो इन दैट केस मजबूरी में LOSG, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स, विच इज लुधियाना। तो अगर एक और बंदा आया जी, और वो कहाँ से आया, लेट अस से अब तमिलनाडु से आया, मैंने कहा सर बिल आपके नाम का काट दूं, वो कहता है कि जी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कैश का बिल दे दो। अब मैंने तो उसका नाम पता एड्रेस कुछ भी नहीं लिखा, इन दैट केस वो बिल लेकर मेरे से चला गया, इन दैट केस ये इंटर स्टेट नहीं इंटरा स्टेट मानी जाएगी। इसके अंदर POS कहाँ बन गया, मेरी शॉप, वहीं पे तो गुड्स हैंड ओवर किए थे, ठीक है। सो दैट इज द LOSG, सप्लायर ऑफ गुड्स, क्योंकि रेसिपिएंट का एड्रेस है ही नहीं। GST वाले कहते हमारे पास नहीं है क्योंकि अनरजिस्टर्ड था, इनवॉइस पे लिखा है, हमने कहा नहीं इनवॉइस पे भी नहीं लिखा, तो वो कहते फिर बात खत्म होगी सर, ये तो इंटरा स्टेट है। गॉट दिस? लेकिन एक पॉइंट और है जी, ये भी अमेंडमेंट है और आगे इसकी जैसी 1 या 2 अमेंडमेंट्स और आएंगी। कहता है कि सर नाम नहीं लिखा, हमने कहा अच्छा, कहता मोबाइल नंबर भी नहीं लिखा, घर का एड्रेस भी नहीं लिखा, बट वो इतना लिखवा गया जम्मू। कहा कि बस यही तो चाहिए था, और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ स्टेट ही तो चाहिए थी हमें, और कुछ नहीं चाहिए जी। अगर आपको स्टेट पता है, एंड ऑफ द स्टोरी, एड्रेस इज देयर, आप इसे मान के चलेंगे एड्रेस इज देयर, क्योंकि हमें एड्रेस क्या उसके घर पे थोड़ी ना जाना था, सिर्फ स्टेट ही तो पूछ रहे थे। तो अगर आपने सिर्फ स्टेट मेंशन कर दी है अगर इनवॉइस में, तो मान के जाएगा डीम्ड टू बी कि आपने उसका पूरा एड्रेस लिख दिया है, पूरा एड्रेस लिख दिया है। फाइन, सो दैट वाज द ओनली अमेंडमेंट। और इम्पॉर्टेंट है जी, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इफ द एड्रेस इज मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस, तो address of the recipient will be the POS. अगर address is not there, तो location of supplier of goods will be the POS. बट अगर एड्रेस के नाम पे सिर्फ स्टेट का नाम बता रहे हो, तो भी मान लिया जाएगा कि कंप्लीट एड्रेस इज देयर। चैप्टर नंबर 5, एग्जाम्पशंस। ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट जी इसके अंदर। एग्जाम्पशंस में हम बोलते थे कि जी सोवरेन सर्विस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर कोई सर्विसेज देती हैं तो उसके ऊपर GST नहीं होता, एक्सेप्ट द फॉलोइंग।
तो उसमें हमने कहा कि जी अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, याद है ये तो पुराना ही है, अमेंडमेंट क्या है कि अगर रेलवे की सर्विसेज वो दे रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, उस पर जीएसटी है। और कोई बता सकता है जीएसटी एफसीएम है कि आरसीएम है? एफसीएम, क्योंकि आरसीएम के दोनों पॉइंट्स में से रेलवे का नाम लेके उसे बाहर निकाला गया। तो वो कहता है कि जी अगर रेलवे ने अगर कोई सर्विसेज दी है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पशंस का चैप्टर है अदर देन फॉलोइंग, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो ये तो आपको बाकी याद ही होंगे जी, एयरक्राफ्ट वेसल को अगर कोई सर्विसेज दी है पोर्ट पे या फिर कहीं और, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या एनी अदर सर्विस ए टू सी के रिगार्ड में प्रोवाइडेड टू द बिजनेस एंटिटी है, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होती। चले अदर देन ए टू सी लिखिए, अगर इसके अलावा कोई और सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दी है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अगला पॉइंट वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी है एक ऐसी बिजनेस एंटिटी को जो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे मतलब उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होगी, तो सरकार कहती है वो भी एग्जाम्प्ट है जी, बिजनेस एंटिटी में हमें रजिस्टर्ड ही चाहिए होते हैं, ये भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन ये वाली जो एग्जाम्पशन की एंट्री है ये फॉलोइंग पॉइंट्स पे नहीं लगेगी। पोस्ट तो पुराना ही था, इसमें भी नया हमने लिखवाया। तो अब जो रेलवे में पर्सन बैठ के जा रहा है वो बिजनेस एंटिटी है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, उस पर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पशन का चैप्टर याद है रेलवे का, एसी या फर्स्ट क्लास, एसी या फर्स्ट क्लास पे जीएसटी है, बाकी सब के ऊपर, नॉन एसी के ऊपर जीएसटी नहीं है। सो वो कहता है कि जी, फिर से बोल रहा हूँ, अब वो बिजनेस एंटिटी वाले ने रेलवे से कोई सर्विसेज ली और वो ये बोल रहा है कि सर मेरी टर्नओवर तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है ही नहीं, हमने पूछा भी नहीं, जीएसटी तो लगेगा ही ना, रेलवे के ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो एग्जाम्प्ट नहीं है। फिर वो कहता है कि जी अगर एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट ने अगर दूसरी गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज दी है तो उसके ऊपर जीएसटी लगे कि ना लगे, हमने कहा नहीं लगेगा, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। बट अगर एक मिनिस्ट्री ने, एक रेल गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को क्या सर्विसेज दी है, पोस्ट या रेलवे की, सो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा। गॉट दिस? और एक और पॉइंट आया था कि गवर्नमेंट ने अगर आपको कोई सर्विसेज दी है और पूरे साल का बिल 5,000 नहीं बना, पूरे साल का बिल अगर 5,000 भी नहीं बना, इन दैट केस ओके, ये पूरे साल का मैं बता देता हूँ आपको, अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई है तब पूरा साल देखना होता है, बट अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं है फिर सिंगल इनवॉइस ही देखना है, ठीक है। सो इन दैट केस अगर 5,000 से ज़्यादा का नहीं बना तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा। हाउएवर अगर आप पोस्ट ऑफिस जाके कोई कोरियर करवा रहे हैं, स्पीड पोस्ट करवा रहे हैं, तो उसका बिल अगर 5,000 नहीं भी बना तब भी उसके ऊपर जीएसटी है, ठीक है। सो ये जो 5,000 वाली एंट्री है फॉलोइंग पे नहीं लगेगी, रेलवे पे भी नहीं लगेगी। तो अगर आप रेलवे से जा रहे हैं, फर्स्ट एसी के अंदर जा रहे हैं और आपकी जो टिकट है वो 2,700 रुपये की, अब आपने कहा 5,000 से कम की है, तो ये टैक्सेबल रहेगी जी, बिकॉज ये जो एग्जाम्पशन है ये रेलवे के ऊपर नहीं लगती कि 5,000 से कम हो तो जीएसटी माफ, ये पोस्ट पे, रेलवे पे, एयरक्राफ्ट वेसल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के ऊपर नहीं लगेगी जी। और ये नया पॉइंट ऐड किया गया है जी, अगर गवर्नमेंट ये सारी सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर ये सर्विसेज दे रही है, क्या वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, हेल्दी नहीं, हेल्थ वाई काट दीजिए, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या स्लम इम्प्रूवमेंट या अपग्रेडेशन, तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल है। और आजकल आपको ये भी पता है जी, इंडिया एरो स्पेस के अंदर बहुत अच्छे काम कर रहा है जी। तो वो कहता है हमारे पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज है, तो बड़े देश ऐसे हैं जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च सर्विस नहीं है, वो अपनी सैटेलाइट्स बनाते हैं लेकिन इंडिया में आके लॉन्च करते हैं, ठीक है। सो इंडिया जब लॉन्च कर देता है जी उनकी, तो पैसे लेते हैं, अब पैसे तो हम ले रहे हैं लेकिन उस पर जीएसटी नहीं है, इट विल बी एग्जाम्पल। तो अगर आपकी सैटेलाइट आपने बनाई और हमने लॉन्च करके स्पेस में भेज दी, पहुंची नहीं पहुंची, हमारा जो बिल है उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। नेक्स्ट है जी टाइम ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 6, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, अब इसमें कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा कम गिवन है, मैं कॉन्टेक्स्ट आपके लिए क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि अगर एडवांस में पैसे आए हों, ठीक है, अगर एडवांस में पैसे आए हों तो हम ये बात बोलते हैं कि अगर पेटी एडवांस है अप टू 1,000 तो उसका सेपरेट पीओएस बनाने की ज़रूरत, टीओएस, सेपरेट टीओएस बनाने की ज़रूरत
नहीं है। लेकिन बाद में मैंने आपको बताया था कि गुड्स के केस में अगर आपको एडवांस आता है तो उसके ऊपर कभी भी सेपरेट यूएस नहीं बनेगा। सर्विसेज में बनेगा जी, सर्विसेज में सेपरेट यूएस बनेगा, बट अगर गुड्स के केस के अंदर, तो मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो उसमें कभी भी डेट ऑफ पेमेंट टीओएस बन ही नहीं सकती। इनवॉइस या द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड, ठीक है, यही दो चीजें बनती थी और चैप्टर खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आ रखी थी जिसमें वो ये बात बोलते थे कि गुड्स के केस में अगर आपको एडवांस मिलेगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, जब आप सप्लाई करेंगे तब जीएसटी लगाया जाएगा। हमने कहा सर ये अभी भी वैसे ही है, एक एक्सेप्शन अगर आपने स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, याद है ऑनलाइन मनी गेमिंग, अगर मैंने ऑनलाइन मनी गेमिंग में एडवांस दिया है, सरकार कहती है इनको नहीं छोड़ना, ये तो सट्टा लगा दें, ठीक है, सरकार नहीं चाहती जी ऐसी चीजें प्रमोट करना जिसमें आप कामचोर बने, ठीक है। अब सोचो जी किसी को ऐसे बेटिंग और गैम्बलिंग की आदत लग जाए, अगला मेहनत नहीं करना चाहता जी, अगला कहता है बस सट्टा लगाएंगे, उसी से पैसे कमाएंगे, उसी से घर चलाएंगे, तो ये गलत बात है। इन दैट केस सरकार कहती है कि अगर आपको अदर देन, तो वो कहता है सारे एडवांसेस माफ हैं, सभी एडवांसेस के ऊपर सेपरेट यूएस नहीं लगे बनेगा, अदर देन अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या दे रहा है, कौन सी गुड्स दे रहा है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, उन 6 में से अगर कोई दे रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा जी, अगर उसने एडवांस दिया तो भी लग जाएगा, ठीक है। वैसे ही कौन सप्लायर है जी, रजिस्टर्ड ही होगा, ठीक है। अब बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा जी इन्होंने, वो कहते हैं सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड हो फिर, तो मैंने कहा कि जी अनरजिस्टर्ड कैसे, तो आपने कहा कि जी थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं हुई उसकी, 10 लाख 20 लाख 40 लाख उसकी क्रॉस ही नहीं हुई, तो अनरजिस्टर्ड है जी। ये सेक्शन 22 में आएगा ही नहीं, अभी सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन पे पहुंचे ही नहीं। सेक्शन 24 के अंदर लिखा कि अगर कोई सप्लायर ऑनलाइन मनी गेमिंग कर रहा है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है लेकिन जल्दी आ गया आपके मन में, मतलब अभी आगे रजिस्ट्रेशन में पहुंचते तो आपको ये बात पता लग जाती है। तो सप्लायर आपको याद है, सप्लायर की डेफिनेशन, तो अगर आप या आपके थ्रू भी ऑनलाइन मनी गेमिंग या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स दिए जा रहे हैं तो आप ही को सप्लायर मान लिया जाएगा। अब जैसे ही बोला कि आपको सप्लायर मान लिया जाएगा, हमने कहा रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो वो कहता अभी तो 2 रुपए का काम किया, हमने कहा तो पहले रुपए से लग जाती है, ये तो पहले रुपए से ही लग जाएंगे, गॉट इट। सो वो रजिस्टर्ड है, और अगर उसने अब एडवांस ले लिया, हमने कहा सर अभी क्या अभी टैक्स, तो वो कहता है अभी गेम खेली नहीं, अगले ने तो सिर्फ 1000 रुपए जमा करवाए हैं। अब मेरे को लगा ड्रीम 11 में हर रोज खेलता ही हूँ, अभी आईपीएल चल रहे हैं जी 2 महीने, मैं हर रोज क्या 50-50 रुपए यूपीआई करूँ, मैंने इकट्ठे ही 500 रुपए कर दिए, सरकार कहती पूरे 500 रुपए जीएसटी, तो कहते हैं तो एडवांस है, तो सरकार कहती है कि जी एडवांस इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स इज टैक्सेबल, गॉट इट, क्लियर। ओके, अफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट भी ऑथर ने बताया हुआ है जी, वो कहता है कि जी जीएसटी ऑन द एडवांसेस रिसीव्ड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, तो वो कहता है अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स अगर आप सप्लाई कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई एडवांस आया है तो ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आपको नहीं बचाने पाएगी और आपको उसके ऊपर जीएसटी जमा करना पड़ेगा। बट मैं अभी भी आपको अगर एक लाइन में बताऊं तो गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। फाइन, सो टीओएस में इतनी ही थी जी। उसके बाद आईटीसी, लेंथियस्ट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 आईटीसी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स नहीं है जी, नहीं इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मुश्किल या लेंथी अमेंडमेंट्स हैं, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले अगेन ये पुरानी अमेंडमेंट है जी, इस बार इस बजट की नहीं है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले वो कहता था रेक्टिफिकेशन, करेक्शन या लास्ट डेट ऑफ अवेलिंग द आईटीसी, तो 30 सितंबर हुआ करती थी, ये पिछले साल चेंज कर दी गई थी और इसे अब 30 नवंबर कर दिया गया है, ठीक है, 2 महीने से एक्सटेंड किया गया। जिस साल का वो बिल है वो साल खत्म होने के बाद जो 30 नवंबर आएगी वो, या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, दैट विल बी द लास्ट डेट फॉर टेकिंग द आईटीसी। और ये डेट बहुत जगह आती थी, जहाँ जहाँ अगर आपके मन में अभी भी है कि 30 सितंबर था, जहाँ जहाँ 30 सितंबर था हर जगह वो 30 नवंबर हो चुका है, ठीक है, करेक्शन का, रेक्टिफिकेशन का, आईटीसी लेने का।
सो नेक्स्ट वी हैव इज, अगर आपको याद हो देश में क्रेडिट डिसिप्लिन को प्रमोट करने के लिए हमने ये बात बोली थी कि आपको 180 दिनों के अंदर सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे अलॉन्ग विद टैक्स, सिर्फ टैक्स नहीं जमा करवाना, पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी उसके 100 रुपये और 18 रुपये टैक्स के, तो आपको आईटीसी दोबारा मिल जाएगा। आईटीसी तो हो गया था, मैं पहले ले चुका हूँ, तो हमने कहा रिवर्स होगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बस इतनी सी अमेंडमेंट है, वो कहता है रिवर्स होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पहले ये नहीं लिखा हुआ था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अब वो कहता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो कि सेक्शन 50 में लगता है जी, दैट इज 18%। और इंटरेस्ट रेट भी पता है आपको, अब 24% खत्म हो गया जी, अब 24 की जगह भी 18 ही हो गया। पहले 2 इंटरेस्ट रेट से 18 और 24, अब सिर्फ 18 ही है। अब जहाँ 24 था वहाँ पे भी 18 कर दिया गया है। सो इन दैट केस नाउ एक ही इंटरेस्ट रेट है, दैट इज 18। और यहाँ पे बस वो ये बात होता है कि 6 महीने के बाद, मतलब 180 दिन के बाद जब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो सिर्फ वो 100 रुपये नहीं जाएंगे, वो 100 रुपये का 6 महीने का 180 दिनों का ब्याज भी अब आपको लगेगा। बिकॉज कायदे से वो आपको मिलना ही नहीं चाहिए था, आप तो 6 महीने से ऐश कर रहे थे जी किसी और के आईटीसी के ऊपर। सो वो अब आईटीसी तो गया ही गया विद इंटरेस्ट। ओके, और उसने कहा सर मैं कर देता हूँ पेमेंट 118 रुपये की, गुस्सा क्यों होते हो, आईटीसी मिल जाएगा दोबारा। हमने कहा मिल जाएगा। यहाँ पे वो कहता है सर कर दी पेमेंट, सप्लायर कहता है मेरे को मिली नहीं, तो हमने वर्ड लिखवाया कि जो पेमेंट है वो सप्लायर को करनी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी उसको मिली नहीं मिली मेरे को क्या लेना देना, आपने तो ये बात बोली थी पेमेंट कर दो, पेमेंट मैंने कर दी। तो अब हमने ये वर्ड लिखवाया कि कुछ बच्चे ज़्यादा ही क्लास में होशियार होते हैं कि सर आपने ऐसे बोला था, तो उन्होंने कहा कि जी टू द सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट करनी है तभी आईटीसी आप रीअवेल कर पाएंगे। गॉट इट। ओके, और किसी को पता हो 18 रुपये का दोबारा से आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपये और 118 उसने पूरे पे कर दिए। जो इंटरेस्ट पे किया उसका क्या होगा, कि वो भी दोबारा मिल जाएगा? वो नहीं मिलेगा, सिर्फ 18 रुपये अब आपको दोबारा से रीअवेल यू कैन डू दैट। बट जो इंटरेस्ट था वो तो लग गया जी, वो तो गवर्नमेंट खा पी गई। okay. और फिर आती है जी एक प्रॉपर लिस्ट, आइटम्स इन एलिजिबल फॉर द क्रेडिट, जिसमें हमने गाड़ियाँ, मोटर व्हीकल, एरोप्लेन्स, ये सारे। हाँ जी हाँ जी, इंटरेस्ट गवर्नमेंट, वो अलग हो सकता है जी, वो तो केस टू केस है। शायद वो कहे कि सर हाथ जोड़े आपके सामने, पर मेरे पैसे दे दो, इंटरेस्ट छोड़ दो, ठीक है। इतने शरीफ आप कहाँ हो कि इंटरेस्ट पे कर दो, ठीक है। आप बस जो पैसे मांगे वो दे दो किसी को। गॉट इट। सो इंटरेस्ट इन एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। तो ये भी एक वैसे वैलिड क्वेश्चन था कि सर 2 इंटरेस्ट आपने पढ़ाए हैं, कई बार सप्लायर भी लगाया था और कई बार गवर्नमेंट भी लगाई थी। कौन सा इंटरेस्ट है? ये गवर्नमेंट वाला इंटरेस्ट, ठीक है। सेक्शन 50 जिसमें गवर्नमेंट लगाती है। ओके, फिर हमने कहा सर इन एलिजिबल आइटम्स फॉर द क्रेडिट, तो उसमें वो कहता है कि जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज के ऊपर CSR लगता है जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत उन्हें जन कल्याण का कुछ काम करना पड़ता है जी, कुछ खाना पीना खिला दो, पिला दो, घर बना दो, एजुकेशन दे दो, वगैरह वगैरह। तो उस पर जो आप खर्चा कर रहे हैं जी, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, जो आपने खर्चा सेक्शन 135 के तहत ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर किया है। गॉट इट। सीधी सी बात है, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं है जी। अगर बिजनेस रिलेटेड होगा तो ही उसका आईटीसी मिलता है। अगर आप अदर देन बिजनेस के लिए कोई खर्चा करते हैं तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। चैप्टर नंबर 9 है जी रजिस्ट्रेशन। ओके, सो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको याद हो सेक्शन 22 है जी, जो कहता है थ्रेशोल्ड अगर आपकी क्रॉस हो गई तो, और 24 में तो हमने कहा कि बस कह दिया तो कह दिया जी, जिनके नाम आ रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड इन सप्लायर्स को तो रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। 23 एक छोटा सा सेक्शन था बीच में जो कहता है कि जी कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी, जिसमें वो एग्रीकल्चरिस्ट और अगर आप होली एग्जम्प्टेड या होली नॉन टैक्सेबल के अंदर डील कर रहे हैं। तो इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है, ज़्यादा काम की तो नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा, और जो अमेंडमेंट भी है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, अभी आई, लेकिन उन्होंने कहा ये पावर हमारे पास आज से नहीं, माना जाएगा कि ये पावर हमारे पास हमेशा से थी। गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम अगर चाहें तो किसी को नोटिफाई कर सकते हैं कि इनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं हम नोटिफिकेशन से बता देंगे कि कौन कौन से सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा बताओ, कहता बताएंगे, अभी तो सिर्फ पावर ली है, अभी सिर्फ पावर लिया जी। नो नोटिफिकेशन हैज़ कम येट सो फार।
फाइन। तो गवर्नमेंट कहती है कि द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन subject to such terms and condition as may be specified, specify the category of the person who may be exempted, जो exempt होंगे जी, जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, हम कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ द पर्सन बता सकते हैं। हमने कहा चलो ठीक है जी, वैसे ही आपके पास पावर बहुत सारी है, तो एक पावर आपने और लेके रख ली, यूज करेंगे तो जब करेंगे तब देखा जाएगा। फाइन। सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, याद है आपको? सबसे पहले आता था इंटर स्टेट, अगर आप सप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह, इको के पॉइंट्स, आईएसडी के पॉइंट। इसके अंदर लास्ट में कमेंटमेंट है, कहता है कि अगर कोई पर्सन ऑनलाइन मनी गेमिंग खिला रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। गॉट इट? सो अगर कोई पर्सन ऑनलाइन मनी गेमिंग खिला रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इंडिया के अंदर है उनके लिए थ्रेशोल्ड है, बट अगर कोई इंडिया के बाहर है, तब उस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। आपने कहा सर इंडिया के अंदर है, थ्रेशोल्ड अभी क्रॉस हुई नहीं और एडवांस ले रहा है, कोई बात नहीं, नो टैक्स, जब तक थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं हुई, नॉट लायबल फॉर द जीएसटी। गॉट इट? बट ये उसकी सप्लाई में ऐड होता रहेगा, बट अगर उसने 21 लाख का एडवांस ले लिया फिर तो लग गया जीएसटी। गॉट इट? फाइन। सो अगर वो इंडिया के बाहर है तो कंपल्सरी उसे रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। तो ये लिस्ट और लंबी होते जा रही है। चले आगे। ओके, अब हम आ गए जी ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। याद है सेक्शन 25 हमें प्रोसीजर बताता था कि जिनने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो 22 में पकड़े गए या जो 24 में पकड़े गए या जो वॉलेंट्री हैं, जो कहीं नहीं पकड़े गए, अगर ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इनके लिए एक फॉर्म है, लेकिन वो फॉर्म सबके लिए नहीं है जी, वो फॉर्म सबके लिए नहीं होता। आपको याद हो, अगर ऑयडार के लिए हमने कहा था कि जी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। अब ऑयडार के साथ साथ जहाँ जहाँ ऑयडार था वहाँ हमने ऐड करवा दिया कि अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग खिला रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो इसको भी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर सारे फॉलो करके नहीं करवानी पड़ेगी। इनके लिए रजिस्ट्रेशन का एक सिंप्लीफाइड परफॉर्मा या सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होगा। तो इनको पैन नंबर देना ज़रूरी नहीं है, इनको पैन नंबर देना ज़रूरी नहीं है। ऑयडार के केस में भी हमने पहले बोला था, ऑयडार को देना ज़रूरी नहीं है, एनआरटीपी को देना ज़रूरी नहीं है। 51, 52 वालों के पास याद हो अगर टैन नंबर हो तो चलता है, जिनके लिए भी पैन नंबर ज़रूरी नहीं था। और ऑयडार के लिए अब हमने कहा कि अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग खिला रहा है इंडिया के बाहर से, तो उसके लिए भी जीएस पैन नंबर होना ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट कहते हैं कि जी वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड इट्स अप्रूवल। ये मैं आपको याद करवाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने कहा फिजिकल वेरिफिकेशन करवा भी सकते हैं, अगर हमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए सब कुछ ओके लगा तो शायद नहीं भी करवाएं, आपको ऐसे ही मिल जाएगा जी जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और अगर पीओ को लगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन इज कंपल्सरी या करवानी चाहिए, नेसेसरी, तो वो जाकर पहले करेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले ये लिखा हुआ था कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है दैट इज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन। अब देखो क्या हुआ, मैं हूँ जीएसटी ऑफिसर, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए और मेरे को लगा यार, मेरे को लगता है ये फ्रॉड का केस है, ऐसी कोई शॉप शूप होगी नहीं। मैं गया वहाँ पर, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ये शोरूम बता रहा है उस एरिया में कहाँ जगह है, ठीक है, बट मैं गया और आपने तो 7 दुकानें खरीद के जी बढ़िया सा शोरूम उधर बना रखा। अब ऑनर नहीं था, बट मेरी तसल्ली हो गई कि आप वाकई इधर कार शोरूम खोल रहे हो, जगह आपने बनाई है जी, प्रॉपर आपने शोरूम बनाया हुआ है, सब कुछ रेडी है जी, सारा बोर्ड सब ओके है, मेरी तसल्ली हो गई, बट ऑनर नहीं मिला। अब मैं दोबारा आया जी 2 दिन के बाद, क्योंकि एक्ट में लिखा था दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन इज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन, मतलब एप्लीकेंट। अब मैं 7 दिन बाद दोबारा आया, फिर ऑनर नहीं मिला। मैंने कहा ये तो पंगा ले लिया मैंने। हाँ, अब मेरी तसल्ली हो चुकी, कैसे बताऊं? तो लॉ मेकर ने कहा कि ये वर्ड हटवा। सो आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन आपको जीएसटी नंबर दे दिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल वेरिफिकेशन उस पर्सन की प्रेजेंस में ही हो, ठीक है, तो वो मिला नहीं मिला उससे कोई लेना देना नहीं। छोटी सी अमेंडमेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट लगती नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 29, तो वो कहता है कि जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इशू करने का प्रोसीजर बताइए जी। सो इसमें भी अगर आप अगले पेज के ऊपर आएंगे
तो कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ अगर आपको याद हो। हमने कहा था कि जब रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली तो 30 दिनों के अंदर अंदर प्लीज़ आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अमेंडमेंट में उसने कहा कि जी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ फाइलिंग द फर्स्ट रिटर्न। 37 में याद है GSTR 1, ठीक है जी। 39 में 3B, गॉट इट। सो GSTR 1 की जो आपकी डेट है वो पहले आ गई या 30 डेज पहले हो गई, विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जानी चाहिए, गॉट दिस। सो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना बैंक अकाउंट डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं होती, बट जैसे ही आप GST नंबर अपना ले लेते हैं साथ में गवर्नमेंट बार बार आपको मेल भेजती है कि प्लीज़ अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दीजिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स दीजिए। वो आपको कब तक देनी थी पहले, पुरानी अमेंडमेंट 30 डेज के अंदर अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं 30 डेज और द डेट ऑफ फाइलिंग योर GSTR 1 विच एवर इज अर्लियर। तो आप कॉमन पोर्टल पे जाकर GST के पोर्टल पे जाकर प्लीज़ अपनी बैंक डिटेल्स एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 30। तो वो कहता है कि जी ऑयडार वाला जो पर्सन है वो उसकी रजिस्ट्रेशन उसे कैसे मिलेगी। तो हमने ये बात बोली थी, अब मैंने आपको बोला जहाँ जहाँ ऑयडार था उसके साथ क्या हो गया, ऑनलाइन मनी गेमिंग अगर आप खिला रहे हैं इंडिया के बाहर से तो उसके लिए भी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। तो ऑयडार ने अगर कोई सर्विसेज दी है NTOR को, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट, इसी केस में FCM लगता है, अगर इसके अलावा कोई और होगा तो RCM लग जाएगा। तो वो कहता है कि जी या फिर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग खिला रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस वो इलेक्ट्रॉनिकली उनके लिए एक सिंप्लीफाइड परफॉर्म है, जो उनको GSTR 1 नहीं भरना, उनको GSTR 10 भरना है। 10 इज मच सिंपलर, ठीक है, एज कंपैरेटिवली। तो वो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है पहले सिर्फ ऑयडार के लिए था, अब जो ऑनलाइन मनी गेमिंग खिला रहे हैं इंडिया के बाहर से, कोई इंडिया से खिला रहा है उसको GSTR 1 ही भरना है। अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग इंडिया से ही खिला रहा है, जैसे ड्रीम 11 इंडिया की कंपनी है, इन दैट केस उसको तो GSTR 1 भरना है। बट अगर कोई बाहर से, ठीक है, लंदन की, शायद आपको पता हो इंडिया में तो ना अब ये थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है जी ऑनलाइन मनी गेमिंग का, बट सट्टे लगते थे और बड़ी बार रेड पड़ती थी, हाँ। बट UK के अंदर, लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर हमेशा से लीगल था, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेती थी भर भर के, ठीक है। सो वहाँ पे एक वेबसाइट थी bet365.com, bet365.com। तो अगर bet365 जो कि एक लंदन की कंपनी है, अगर वो इंडिया के अंदर आकर बैटिंग करवा रही है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स करवा रही है, इन दैट केस उनको GSTR 10 भरना रहेगा। बट ड्रीम 11 जाएगा तो फिर GSTR 1 भरना रहेगा। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 31। तो वो कहता है कि जी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो सकती है जी। तो इसके अंदर काफ़ी सारे रीज़न थे। नंबर 1, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ, कोई अमेंडमेंट नहीं है। आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई की है तो जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसी वक्त वो सस्पेंड हो जाती है। मैंने आपको बोला था सस्पेंड, अभी कैंसिल नहीं होता जी, आपकी पावर्स आपसे ली जाती है। सेकंड, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाती है। आइए जी पढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कि जी नंबर 1, अगर हमें बहुत बड़े डिफरेंसेस या अनोमैलिटीज़ मिलती हैं किसके अंदर, आपकी रिटर्न्स के अंदर। जो आपने रिटर्न भरी 39 में, दैट इज़ 3B, और जो आपने भरी 37 के अंदर, उसमें बहुत ही ज़्यादा मिसमैच है। अब देखो, मैंने कहा कि सर 1,10,07,20 रुपये और दूसरी तरफ लिख दिया 730 रुपये, 10 रुपये का ही तो फ़र्क है, उसके पीछे नहीं सस्पेंड कर देता। ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 1 करोड़ के पीछे 10 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं, इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर 1 करोड़ 40 लिख रहा हूँ और दूसरे में 40 लिख रहा हूँ, 1 करोड़ ही अगर ऊपर नीचे है, तो गवर्नमेंट पहले आपको नोटिस भेजेगी। और अगर आप उसका भी रिप्लाई नहीं देंगे तो आपका GST नंबर सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी, आपकी पावर्स खत्म कर दी जाएगी। अभी कैंसिल नहीं की, ठीक है, अभी भी चांस है गलती सुधारने का। तो कहते हैं कि जी कंपैरिजन किया, जी हमने कंपैरिजन किया, आपने ही ने जो रिटर्न्स भरी थी, हमने नहीं कुछ बोला, आप ही ने रिटर्न्स भरी है,
39 को हमने कंपेयर किया 37 के रिटर्न से, 3B को कंपेयर किया 1 के साथ, और जो इनवर्ट सप्लाई थी वो बाकी सब लोगों की रिटर्न्स के साथ हमने किया। फाइन, अब मेरी GSTR 1 आपकी 2A बनाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि जी बाकियों की GSTR 1 से आपकी इनवर्ट सप्लाई भी निकाली, और वो कहता है कि जी एनालिसिस करके फिर हमें पता लगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस या अनोमलीज हैं इंडिकेटिंग कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और आपको कैंसिल कर देना चाहिए। तो अभी कैंसिल नहीं कर रहे, अभी सस्पेंड कर रहे हैं, या फिर 10A का रूल नहीं मानना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी थी आपसे, कब मांगी थी? 30 दिनों के अंदर अंदर, या डेट ऑफ फाइलिंग योर GSTR 1 विच एवर इज अर्लियर। वो डेट निकल गई थी, 30 दिन पूरे हुए और आपने अभी तक बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दी, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है 2 केसेस के अंदर, न्यूली एडेड। ओके, और हमने कहा सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम सस्पेंड हो गए? कहता है कि जी आपको फॉर्म आएगा एक हमारी तरफ से REG 31 इलेक्ट्रॉनिकली, कहाँ पर? जब आप लॉगिन करेंगे तब, या फिर आपकी ईमेल पे आएगा, ठीक है, ईमेल पे आएगा, जो भी आपकी लेटेस्ट ईमेल चल रही है। और फिर वो कहता है कि जी इन दिस इंटीमेशन सस्पेंशन के अंदर हम शो कॉज नोटिस बताएंगे कि जी आप ही हमें बताएं, 30 डेज के अंदर अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आपका GST नंबर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे मन में डाउट है, शंका है, उसे दूर कीजिए, नहीं तो आपका GST नंबर कैंसिल हो जाएगा। अमेंडमेंट समझ में आई आपको? अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है आपके डाटा के अंदर, या फिर आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दी है, दोनों केसेस के अंदर आपका GST नंबर सस्पेंड हो जाएगा और एक नोटिस आएगा जिसमें वो कहेगा कि शो अस द कॉज व्हाई योर GST नंबर शुड नॉट बी कैंसल्ड। ओके, फाइन, कैंसिल हो गया जी, हो गया GST नंबर कैंसिल। अब हमने अप्लाई किया कि सर रिवोक कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, गलती हो गई, सुधारना चाहते हैं। तो अमेंडमेंट बस इतनी है, उसने कहा था 30 डेज में यू कैन अप्लाई फॉर द रेवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन, नाउ इट हैज़ बीन एनहांस्ड टू 90 डेज। अब आप 90 दिनों में, जब आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर आया कि आपका GST नंबर कैंसिल हो गया, उसके 90 दिन, हमने कहा सर 30 डेज तो बहुत कम, ठीक है, शायद हम इंडिया में नहीं थे, हमें पता ही नहीं लगा, मेल ही नहीं खोली, तो वो कहता है कि जी चलो ठीक है, ठीक है, अगर आप कैंसिलेशन वापस करना चाहते हैं 90 डेज देते हैं, और ये भी नया पॉइंट है, फर्दर 90 प्लस 180 डेज की एक्सटेंशन भी मिल सकती है अगर कमिश्नर को लगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, तो वो आपके पीरियड को फर्दर बढ़ा भी सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, प्रॉपर नोट करके पाएगा कि इसको मैंने एक्सटेंशन क्यों दी। गॉट इट? चैप्टर नंबर 10 इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर ये कंटेंट ऑफ इनवॉइस है जी, कि आपको क्या क्या लिखना रहता है। तो उसके अंदर एक अमेंडमेंट है जिसमें वो कहता है कि जी आपने रेसिपिएंट का एड्रेस लिखना था अनरजिस्टर्ड का, लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेट का नाम लिख देंगे मान लिया जाएगा कंप्लीट एड्रेस इज ऑन द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, अनरिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड, कंप्लीट एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट, आपका पूरा एड्रेस रिकॉर्ड पे मान लिया जाएगा। अगेन गवर्नमेंट कहती है हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट ही तो चाहिए थी, हमने आपके घर थोड़े ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। नेक्स्ट अमेंडमेंट, ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग में आपको पता है थ्रेशोल्ड चल रही थी पिछले साल तक, ये 10 करोड़ जिनकी टर्नओवर किसी भी साल में 1, 7, 11 मतलब 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 किसी भी साल में 10 करोड़ को एक्सीड कर गई तो उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग लग जाता था। हमने कहा सर 10 करोड़ नहीं, अमेंडमेंट 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ के ऊपर ई इनवॉइसिंग लग जाएगी। तो हर वो जन जिसने कभी भी 5 करोड़ को एक्सीड किया है तो उसे अब ई इनवॉइस करना पड़ेगा। अमेंडमेंट नंबर 35 सर्कुलर है, सर्कुलर है जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ, मतलब वैसे इम्पोर्टेंट है तभी है, ठीक है, बट सर्कुलर है कंपैरेटिव टू अदर अमेंडमेंट्स, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो कहता है कि एक पर्सन सप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने बकायदा उसका TDS डिडक्ट किया है सेक्शन 51 में, क्या उसे भी ई इनवॉइस इशू करना है? वो कहता है मैं गवर्नमेंट को ही तो बेच रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को ही तो सप्लाई कर रहा हूँ, किसी और को करता हूँ तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है,
ई इनवॉइस का क्या, अगर गवर्नमेंट को ही गुड्स जा रहे हैं तो भी ई इनवॉइस करना है, बट ऑब्वियस यस गॉट इट। हमने उससे बस एक बात पूछी कि भाई साहब बस ये बताओ 5 करोड़ आपका एक्सीड हुआ कि नहीं हुआ किसी भी साल में, कहता हाँ 5 करोड़ तो एक्सीड हुआ। तो बात खत्म, फिर ई इनवॉइस आपको इशू करना ही पड़ेगा। ये कहाँ से बात आ गई आपके मन में कि गवर्नमेंट को अगर दे रहा हूँ और गवर्नमेंट मेरा उसके ऊपर टीडीएस भी काट रही है तो मेरे को ई इनवॉइस नहीं करना। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंगली एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर अगर एक्सीड कर दी प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड, जो अभी लेटेस्ट क्या चल रही है 5 करोड़, फॉर द जनरेशन ऑफ द ई इनवॉइस, कहता है उसे तो ई इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा, चाहे उसने गवर्नमेंट को ई इनवॉइस क्यों ना इशू करता हो, जिन्होंने उसका आगे उसका टीडीएस भी डिडक्ट करना है। चलेंगे चैप्टर नंबर 12 ई वे बिल। अच्छी अमेंडमेंट है जी। ई वे बिल के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके गुड्स की कंसाइनमेंट की वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा हो, 50,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, बड़ी क्लास बट गई जी। हाँ जी रंजना, इंक्लूडिंग टैक्सेस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, बहुत हल्का लौटा है जी इस बार बच्चों का। इंक्लूडिंग टैक्सेस, इंक्लूडिंग, ठीक है जी। यहाँ पे जो कंसाइनमेंट वैल्यू है उसमें आपको टैक्सेस इंक्लूड करने रहते हैं, और मैंने बताया था ई वे बिल का बस क्वेश्चन आता ही है 47,000 प्लस जीएसटी, ठीक है। और अगर दोनों को मिलाकर अगर अमाउंट 50,000 एक्सीड कर जाती है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना रहेगा। लेकिन उसने क्या कहा कि सर मेरे करोड़ों के डायमंड जा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट पे मैं बता रहा हूँ कितने बजे चले, कौन से ट्रक में चले, कहाँ से कहाँ जाएंगे, ठीक है। और अगर रास्ते में किसी ने लूट लिया जी और वो जीएसटी ऑफिसर ही निकला तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें रिस्क नहीं लेना। ज्वेलरी, वैल्यूएबल प्रीशियस मेटल या स्टोन्स के केस में, हीरे जवाहरात के केस में अगर उसकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है, आप पार्ट ए तो भरो, लेकिन पार्ट बी जिसमें आप व्हीकल नंबर और लॉरी नंबर और उसका सारी डिटेल्स भरते थे वो भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ताकि कल कोई ये ना कहे कि हमने तो डाटा से जीएसटी पे अपलोड किया था और गवर्नमेंट पे ओनर्स आ जाए, ठीक है, और कोई कल गवर्नमेंट पे केस कर दे कि आपकी वजह से मेरी चोरी हो गई, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी लेने के देने पड़ जाएंगे, आप रहने ही दो, आप पार्ट बी मत भरा करो अगर आपकी ज्वेलरी 2 लाख से ज़्यादा की है तो कहते हैं इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन द इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स, प्रीशियस स्टोन्स एटसेट्रा। तो क्या कहता है, तो वो कहता है कि अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ सच गुड्स क्या है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि जी वो नेचुरल या कल्चर्ड पर्ल्स हैं, प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, या मेटल जिसके अंदर दूसरे मेटल मिले हुए हैं, ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ या सिल्वर स्मिथ वेयर है, इन दैट केस वो कहता है कि जी उसके अंदर आपको, और अगर उसकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से कम है फिर तो बता दो क्या कोई 2 लाख को लूटेगा, ठीक है। 1-2 लाख को आजकल कोई क्या समझता है, ठीक है। सो अगर बड़ी अमाउंट है 2-4 करोड़ है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर ई वे बिल तो जनरेट करो, सारा कुछ हमें बताओ, लेकिन नीचे अगर आप आएंगे तो वो कहता है पार्ट बी में जो इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें आप लॉरी नंबर और सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की डिटेल्स भरते हैं वो भरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और फिर वो कहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो सप्लायर है वो भरेगा, तो हमने कहा येस, और दूसरे रेसिपिएंट को भी ये अवेलेबल करवा दी जाएगी, और वो कहते हैं कैंसिल, जैसे नॉर्मल बिल कैंसिल होता है, बाकी सब प्रोविजन सेम है। बस इतनी सी बात हमने कही कि अगर आपकी वैल्यू है ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर का अगर सामान है और 2 लाख से ज़्यादा का है तो आप पार्ट बी मत करो, ठीक है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। चैप्टर नंबर 13 पेमेंट ऑफ टैक्स, सर्कुलर, अच्छा सर्कुलर है, पेपर में आना चाहिए। आपके बुक में इसके ऊपर 2-3 इलस्ट्रेशंस भी थी विच मेक्स इट इम्पॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जी इसके ऊपर। क्या है, कहता है कि सर मैंने गलती से IGST का क्रेडिट ले लिया, बाद में पता लगा मैंने रिवर्स कर दिया, गॉट इट, फिर से बोल रहा हूँ, कहता है IGST का क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट ले लिया मतलब कूपन से ले लिए मेरी एग्जांपल्स में, ठीक है, कूपन ले लिए, अब कहते हैं सर बाद में पता लगा कि कूपन गलत ले लिए, नहीं लेने चाहिए थे, गलती से ले लिए, कूपन फाड़ के फेंक दिए, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि जी कितनी देर तक ये गलती रही, कहते हैं शायद 2 दिन के बाद पता लगा, शायद 2 महीने के बाद पता लगा, शायद 2 साल के बाद पता लगा कि कूपन गलत है, और जिस दिन पता लगा आई रेक्टिफाइड माई मिस्टेक।
तो हमने कहा कि सर बस इतनी सी बात बता दो, ये कूपन यूज तो नहीं किए थे? अगर यूज किए थे तो इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं सर पढ़े थे, आईटीसी का बैलेंस पड़ा था, आई नेवर यूज्ड इट, ठीक है, इन दैट केस नो इंटरेस्ट, ठीक है, इसे फिर बोनाफाइड मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने यूज कर लिए तो इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूज टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और मैंने कहा सर बस ये बता दो कितनी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 2 करोड़ के कूपन गलत लिए थे। हमने कहा यूज कितने किए, कहता 2 करोड़ में से 20 लाख, तो हमने कहा सिर्फ 20 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सो अगर आपने 2 करोड़ के कूपन गलती से ले लिए लेकिन यूज सिर्फ 20 लाख ही किए, इन दैट केस अब वो कहता है बस ये बता दो, ये आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने यूज किए कि नहीं किए और कितने यूज किए? तो प्लीज कम ऑन द व्हाइट बोर्ड फॉर दिस। तो लेटेस्ट से मेरे पास आईटीसी जो मैंने रॉन्गली अवेल किया वो 2 लाख का था। आईजीएसटी का रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी कितना है? 2 लाख है। ये बात समझ में आती है? तो मैंने कहा सर सारा ही या करेक्टली अवेल्ड आईटीसी भी था? कहता हाँ करेक्टली अवेल्ड भी था, 4 लाख, ठीक है। तो मेरे को 4 लाख मिलना चाहिए था, मैं गलती से कितना ले बैठा? 6 लाख, ये बात ठीक है। फिर मैंने कहा सीजीएसटी, कहता हाँ सीजीएसटी का भी है 2 लाख। हमने कहा एसजीएसटी का कोई क्रेडिट? कहता हाँ एसजीएसटी का भी है 2 लाख। टोटल बन गया जी 10 लाख, ठीक है। अगर आपका ओवरऑल आईटीसी, सिर्फ आईजीएसटी का नहीं, ओवरऑल आईटीसी अगर आपका 2 लाख से नीचे आया तो माना जाएगा कि आपने ये वाला यूज कर लिया। मतलब अब आप अपना क्रेडिट लेजर में बैलेंस दिखाओ जी, तीनों का जोड़कर। आप कहते हैं वो 6 लाख आ गया, 4 लाख आ गया, 3.5 आ गया, फिर 7 पे चला गया, फिर 6 लाख आ गया, फिर 9 पे चला गया, फिर 5 पे आ गया, फिर 25 पे चला गया। बैलेंस कम ज्यादा हो जा रहा है। जैसे मैं परचेज सेल करता हूँ, आउटपुट टैक्स बनता है, या फिर परचेज करता हूँ तो आईटीसी बनता है, तो बैलेंस मेरा कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग है। सरकार ने कहा 2 लाख से नीचे तो नहीं आया किसी भी वक्त बैलेंस, क्योंकि ये 2 लाख आपको मिलना नहीं चाहिए था। ये मान के चलो आपके पास कभी था ही नहीं, ठीक है। तो अगर वो कहते कि नहीं नहीं सर 2 लाख के नीचे कभी भी नहीं आया और आज मेरे को पता लग गया, तो सरकार कहेगी कि ठीक है बोनाफाइड मिस्टेक मान के चलेंगे कि ये 2 लाख आपने कभी भी यूज नहीं किया, रॉन्गली अवेल्ड बट नेवर यूटिलाइज, हेंस नो क्रेडिट। आज आप सिर्फ 2 लाख के कूपन फाड़ के फेंक दो, अपना आईटीसी रिवर्स कर दो, गॉट इट। लेकिन अगर उसने कहा कि नहीं नहीं सर एक टाइम ऐसा आया था जब मेरा आईटीसी का बैलेंस 0 हो गया, एक टाइम बीच में ऐसा आया जब मेरा आईटीसी का बैलेंस 0 हो गया, तो आपने उस दिन वो 2 लाख भी यूज कर लिया जो रॉन्गली अवेल्ड था, बट वो तो आपको अवेल करना ही नहीं चाहिए था, तो उस दिन से ब्याज लगना शुरू होगा। कब तक मैं बता देता हूँ, मैंने पहले शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया। कब से लगेगा वो पता लग गया आपको, जब आपने वो अवेल कर लिया। अवेल कब करता हूँ? सॉरी मैंने गलत बोल दिया। कब से लगेगा? जिस दिन मैंने अवेल नहीं, जिस दिन यूटिलाइज किया, ठीक है। अवेल तो मैंने 10 साल पहले किया था या 4 साल पहले किया था, आज मैंने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। मैंने कहा सरकार को ये भी बता दो कि सर यूटिलाइज कब किया, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 10 तारीख को। कहते हैं कि आपको इतनी भी नहीं पता, जिस दिन 3B भरी, जिस दिन आपने अपनी जीएसटीआर 3B भरी, उसमें ये डिटेल जाती है आईटीसी यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो उस दिन माना जाएगा कि आपने यूटिलाइज कर लिया। तो 3B के वक्त ही मैंने बोला था ना टैक्स की पेमेंट होती है हमेशा, ठीक है। अब वहां पे जब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी लेट से 10 लाख की, और आपने कहा मेरे पास 10 लाख का आईटीसी है, मैं उसे यूटिलाइज करना चाहता हूँ, है मेरे पास, मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ फॉर दिस पेमेंट, उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये 2 लाख आपके पास होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ये क्या है, रॉन्गली अवेल्ड, ठीक है। तो ब्याज कब से लगना शुरू हुआ, पहले ये क्लियर हुआ आपको? जिस महीने की 3B के अंदर मैंने उसे यूज कर लिया, गॉट इट। ये कोई हाँ, जब आपके अमाउंट आईटीसी की अमाउंट 2 लाख से नीचे आ गई। मैं तो अपनी एग्जांपल में क्या बोल रहा हूँ, मेरा आईटीसी 0 ही हो गया, ठीक है, मतलब मैंने पूरा 2 लाख यूज कर लिया। अब हमने कहा सर कब तक लगेगा, कहता डेट ऑफ पेमेंट या जब आपका बैलेंस दोबारा 2 लाख के ऊपर आ गया, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। जिस दिन आपने रिवर्स कर दिया, ठीक कर दिया, पे कर दिया, ठीक है, वो दिन, या फिर जब आपका बैलेंस दोबारा 2 लाख के ऊपर चला गया, विच एवर इज अर्लियर। बस इसमें ट्रिक क्या थी? ट्रिक बस ये है कि जब आपने ये 2 लाख की अमाउंट देखनी है तो आपने उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी ऐड करना है, सिर्फ आईजीएसटी को नहीं देखना इंडिविजुअली, ठीक है। आपने हमेशा टोटल देखना है। तो मैं पढ़ा देता हूँ,
ऊपर तो वो बस यही बात बोल रहा है कि मैंने रॉन्गली अवेल कर दिया। दस इन द केसेस वेयर द आईजीएसटी क्रेडिट हैज बीन क्या बोलता है रॉन्गली अवेल और सब्सिक्वेंटली आपने उसे रिवर्स भी कर दिया कि सर गलती से ले लिया था, जेन्युइन मिस्टेक, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इफ जितनी देर भी वो आपके पास रॉन्गली अवेल रहा उस दौरान वो कहता है कि जी आप जो आईटीसी का बैलेंस है और आईटीसी के बैलेंस में कहता है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों का टोटल कर दो, तीनों का टोटल करके कितना आया 10 लाख। कहता है क्या उस पीरियड के दौरान जब रॉन्गली अवेल किया और जब उसे रिवर्स किया, क्या उस पीरियड के दौरान किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन तीनों का टोटल 2 लाख से कम तो नहीं गया? मेरी एग्जांपल के हिसाब से रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से कम तो नहीं गया? मैंने कहा नहीं सर, नहीं गया, हर वक्त मेरा बैलेंस 2 लाख से ज़्यादा था। तो सरकार कहती है कि इन दैट केस इवन इफ अकेले आईजीएसटी का क्रेडिट देखो तो शायद 0 भी हो गया होगा। आईजीएसटी अकेला नहीं देखना, आपने हमेशा टोटल तीनों का देखना। अगर टोटल तीनों का मिलाकर अगर 2 लाख के नीचे चला गया, 2 लाख क्या है रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, अगर उससे नीचे चला गया तो माना जाएगा इंटरेस्ट भी लगेगा। और वो कहते हैं कि अगर तीनों का बैलेंस मिलाकर नीचे चला गया तो कहता है फिर माना जाएगा कि आपने यूज कर लिया। ये गलती अब ज्यादा बड़ी है। इन दैट केस जितना आपने यूज किया, कहता है कि जी कितना यूज किया, जितना आप 2 लाख से नीचे गए। आपने कहा सर मैं तो सिर्फ 180 तक किया, इसका मतलब आपने 2 लाख में से सिर्फ 20,000 यूज किया और 20,000 के ऊपर आपको ब्याज लगेगा। कब से कब तक? जिस दिन यूज किया से लेकर जिस दिन आप पे कर दोगे या जिस दिन दोबारा 2 लाख के ऊपर चल जाओगे, विच एवर इज अर्लियर, तो उसमें आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। वो कहता है सर कंपनसेशन सेस का बैलेंस है, ये भी ऐड करवा दो। हमने कहा कि नहीं, कंपनसेशन सेस कैनॉट बी यूटिलाइज। क्या बोलता है? कहता है कंपनसेशन सेस कैनॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इसीलिए इसके बैलेंस को ऐड नहीं करवाया जाएगा। तो हमने कैसे सॉल्व करना है मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर आईजीएसटी यू हैव रॉन्गली अवेल तो 3 का आप टोटल कीजिए, लेकिन कंपनसेशन सेस का बैलेंस उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो वो कहता है कि इसीलिए क्रेडिट लेजर में जो कंपनसेशन सेस का बैलेंस है कैनॉट बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज इसे यूज नहीं किया जा सकता। वो तीनों एक दूसरे के लिए यूज हो जाते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए उन तीनों को टोटल किया, लेकिन कंपनसेशन सेस का बैलेंस किसी काम का नहीं। चैप्टर नंबर 14 टीडीएस एंड टीसीएस। ओके, अमेंडमेंट देख रहे हैं जी। सर्कुलर है, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मल्टीपल इको इज देयर। इको को ना टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। टीडीएस और टीसीएस का है, टीडीएस गवर्नमेंट, टीसीएस इको, फाइन। सो कहते हैं कि सर मल्टीपल इको है। हमने कहा ये क्या मतलब? कहते हैं सर बायर भी एक इको के थ्रू डील कर रहा है, सप्लायर भी एक इको का, और इको से डील करता है, इको से डील करता है। एग्जांपल दे देता हूं, लेट से मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर डाला कि मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है, और सेलर ने अमेजोन पे डाला कि मैं बेचना चाहता हूं। बीच में हमने कहा सर एआई का जमाना है, एआई ने क्या किया, ऑर्डर मैच कर दिया। फ्लिपकार्ट पे बायर ने बोला कि मैं खरीदना चाहता हूं और अमेजोन का सेलर अमेजोन पे बेच रहा है। अब अमेजोन ने क्या किया, सेलर से लिया और फिर फ्लिपकार्ट को दिया, फ्लिपकार्ट ने आगे बायर को पहुंचा दिया, ठीक है। हमने कहा सर अच्छा बिजनेस है, इसमें क्या बुराई है, ठीक है। हमने कहा सर 2 इको आ गए, टीसीएस कौन किसका कलेक्ट करेगा? तो वो कहता है कि जो सप्लायर साइड का इको है वो इको टीसीएस कलेक्ट करेगा। गॉट इट? क्योंकि वो किससे कलेक्ट करता है, सप्लायर से। तो बायर वाला साइड का जो इको है वो तो कहेगा मेरे को तो सप्लाई की डिटेल्स ही नहीं पता, वो तो कहेगा मेरे को तो अमेजोन ने आकर सामान दिया, किससे खरीदा मेरे को पता नहीं, अब किसके पास जाकर टीसीएस कलेक्ट करूं? ये टीडीएस नहीं है जी, ये टीसीएस है, ओवर एंड अबव। गॉट इट? सो इन दैट केस वो कहता मेरे को तो सप्लाई की डिटेल्स ही नहीं पता। सप्लाई की डिटेल्स कौन से इको को पता होगी? जो सप्लायर का इको था, तो सप्लायर साइड के इको। तो क्लैरिफिकेशन बस इतनी सी बात आई कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में मल्टीपल इकोज आर इन्वॉल्व्ड तो जो सप्लायर साइड का इको होगा उसे सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट करके जमा करवाना पड़ेगा, जो सप्लायर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आर वी गेटिंग इट? आगे जो पॉइंट नंबर 2 है जी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें वो कहता है कि जी सप्लायर खुद ही इको है। मैंने आपको बोला था कि आई डू नॉट वाउच फॉर इट, क्योंकि इको की डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई थी, ही इज नीदर अ सप्लायर और नॉट अ
रेसिपिएंट। ठीक है, इको तो सिर्फ एक पर्सन था जो दो लोगों को मिलाता है और बीच में अपनी कमीशन ले लेता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में बड़ी बात बोलता हूँ कि वैन हुसैन अगर अपनी वेबसाइट पे अपना ही सामान बेच रही है तो वो इको नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल में उन्होंने कहा कि वो इको है, वो इको है। अगर वैन हुसैन अपनी वेबसाइट पे अपना ही सामान बेच रहे तो मैं कहा यू आर द सप्लायर, आप अपने आप को इको क्यों बोलते हो? इको तो वो होता है जो बोलता है नीदर द सप्लायर नॉट द रेसिपिएंट। मैं तो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे दो लोग आके मिलते हैं, जैसे अमेज़न पे कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, दोनों जब मिल जाते हैं तो डील हो जाती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो सप्लायर है वो खुद ही इको है, तो इसके अंदर बायर साइड पर्सन को इसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा जी 52 वाला, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं इन्होंने खुद ही बोला कि हमारी नजरों में ये इको नहीं है, ये तो सप्लायर है। ठीक है, तो कोई अपना ही टीसीएस कैसे कलेक्ट कर लेगा? फाइन, सो इन दैट केस यहाँ पे मल्टीपल इको तो है ही नहीं, एक ही इको है जी, मेरी नजर के अंदर भी एक ही इको है, दैट इज बायर साइड। तो इसमें सारा जो ओनस है वो किसके ऊपर आ जाएगा? बायर साइड इको के ऊपर, बिकॉज मल्टीपल इकोज आर नॉट देयर एज पर द डेफिनेशन। ये जो सप्लायर जो बोल रहा है मैं इको भी हूँ और सप्लायर भी हूँ, हमने कहा सर ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो ये सर्कुलर बहुत अच्छा नहीं है, बट क्लियर है अगर पेपर में आ गया तो। मल्टीपल है तो सप्लायर साइड वाला इको, और अगर आपने कहा सर सप्लायर साइड वाला इको खुद ही सप्लायर है तो फिर बायर साइड वाला इको। ओके, कॉम्पोजिशन स्कीम, पीछे चलते हैं जी, रिवाइंड करते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आया इनएलिजिबल पर्संस, उसमें मैंने आपको एक वर्ड कटवाया कि अगर एक सप्लायर ऑफ गुड्स है जो इको पे बेच रहा है, ठीक है, तो वो एलिजिबल है जी कॉम्पोजिशन के लिए। बट मैंने आपको तभी बोला था कि आगे जाकर एक पॉइंट आएगा कि जी वो इको ये ध्यान रखे कि इंटरस्टेट ना बेचते, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है इंटरस्टेट नहीं बेच सकता। तो वो कहता है कि जी ये एक स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इको, इको को ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो एक ऐसे पर्सन का सामान बेच रहा है जो कि कौन है? कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है। तो कहता है इको को उसे अलाउ नहीं करना कि वो इंटरस्टेट बेच दे। ठीक है, सो अगर मैं अमेज़ॉन पे एनरोल्ड हूँ तो अमेज़ॉन मुझे सिर्फ पंजाब के ऑर्डर्स ही दिखाएगा, मुझे दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान के ऑर्डर नहीं दिखाएगा। मैंने अमेज़ॉन को कंप्लेन की, मैंने कहा मेरे को आप दिल्ली के ऑर्डर क्यों नहीं दिखाते? कहते हैं क्योंकि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में। ठीक है, अगर आप कॉम्पोजिशन से बाहर आ जाओगे तो मैं आपको पूरे इंडिया के ऑर्डर्स दिखाना शुरू कर दूंगा। गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि आप क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉलो करते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू डू इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। आर वी गुड? और मैंने कहा मेरा टीसीएस काटोगे? कहता हाँ टीसीएस तो काटेंगे, आपके जीएसटी या रेट भरेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। मैंने कहा मैं तो कॉम्पोजिशन में हूं। कहता तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आपको आईटीसी मिल जाएगा जी। वैसे भी मैंने क्या बोला, अब देखना और गलत बातें बोलते हैं। मैंने कहा कि जी मेरा क्यों टीसीएस काटोगे, मेरे पास तो क्रेडिट लेजर है ही नहीं। तो वो कहता आपको ये भी नहीं पता टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट लेजर में नहीं बैलेंस आता, कैश लेजर में आता है। कैश लेजर है आपकी? मैंने कहा कैश लेजर तो है। कहता आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है? मैंने कहा कम बनती है, 1% बनती है, बट बनती है। कहता बस ठीक है, फिर अगर आप इको पे बेच रहे हैं मैं आपका टीसीएस कलेक्ट करूंगा, कैश लेजर में आ जाएगा, आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ कर लेना। मैंने कहा ठीक है, बस फिर निपटती बात बस इतनी सी आई। बॉटम लाइन है कि ये इको मुझे इंटरस्टेट सेल नहीं करने देगा। ठीक है, दैट वाज द ओनली नोटिफिकेशन, नॉट द सर्कुलर। ओके, अब वो कहता है कि सर इको के ऊपर अब जो पर्सन आया वो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। अब हमने इको को कहा अब आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इको कहता है बताओ क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर 1 कहता है कि उसके पास एक एनरोलमेंट आईडी नंबर होना चाहिए। ये पढ़ा था हमने, एनरोलमेंट इसे करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। अगर आप इको पे बेचना चाहते हैं तो आपको एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। तो इको सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जी जीएसटी नंबर आप देंगे, है नहीं तो कहेगा जाओ पहले एनरोलमेंट आईडी लेकर आओ। मैं कहा जीएसटी नंबर लाने को बोल रहे हो? कहता नहीं नहीं नहीं, जीएसटी नंबर नहीं, जीएसटी नहीं लगाना आपने, आप एनरोल करवाइए बस। ओके, अब वो मुझे सिर्फ लोकल ऑर्डर ही दिखा रहा था। मैंने कहा इंटरस्टेट क्यों नहीं दिखाते? कहता है सेक्शन 24 पॉइंट नंबर 1 में पकड़े जाओगे इंटरस्टेट करोगे तो। ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आप तो क्या लेकर बैठे हो? एनरोलमेंट आईडी। सो इन दैट केस आप इंटरस्टेट नहीं बेच सकते, आप सिर्फ लुधियाना में, पंजाब में बेचो। अच्छा, हमने कहा टीसीएस, कहता आपका नहीं काटेंगे क्योंकि आपके पास तो ना ही क्रेडिट लेजर है और ना ही कैश लेजर है, आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो।
आप तो रजिस्टर्ड नहीं हो। कॉम्पोजिशन वाले का काट लिया था इसने कि कैश लेजर में आ जाएगा जी, मिल जाएगा, मेरा काट लोगे तो वो पैसे तो गए। सो व्हेन दैट केस नहीं। और वो कहता है कि ये डाटा आपको जीएसटीआर रेट में भरना पड़ेगा कि सर ये मिस्टर राघव सिंघानिया ने भी सामान बेचा है, ये बेचारे अनरजिस्टर्ड है, एनरोलमेंट आईडी पे, इनका जीएसटी टीसीएस मैंने कलेक्ट नहीं किया। बाकी सबका की, कॉम्पोजिशन वाले का, रेगुलर स्कीम का, सबका की है। जो अनरजिस्टर्ड बंदे हैं, जो एनरोलमेंट आईडी लेकर बैठे हैं और सामान बेच रहे हैं, उनका जीएसटी लेवाया और कलेक्ट नहीं किया है। और ये पॉइंट आपको पता ही है, अगर मल्टीपल इकोज इन्वॉल्व हैं तो जो फाइनली लास्ट में पेमेंट दे रहा है उसको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर 4 इकोज हैं तो सप्लायर के जो इमीडिएट नेक्स्ट वाला है ना, उसको ये सारी चीज़ों का ध्यान, क्योंकि आगे वालों को तो पता ही नहीं सप्लायर कौन, ठीक है, सिर्फ लास्ट वाला ध्यान रखेगा। ओके, सो द लास्ट चैप्टर जी, फाइनल चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, रिटर्न्स। अच्छी खासी अमेंडमेंट्स हैं जी रिटर्न्स के अंदर। तो अमेंडमेंट नंबर 42 कर रहे हैं जी, रजिस्टर्ड पर्सन को कहता है जीएसटीआर 1 भरने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी अगर आप कुछ नॉन कंप्लायंसेस करके बैठे हैं, तो आपकी जीएसटीआर 1 भरने की फैसिलिटी बंद कर दी जाएगी। आप चाहते हैं रिटर्न भरना, हम आपको रिटर्न भरने नहीं देंगे। तो ये तो सारे पुराने पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने पुराने महीने की रिटर्न नहीं भरी तो करंट महीने की नहीं भर सकते। पहले पुराने महीनों का बैकलॉग क्लियर कीजिए, आपका टैक्स लायबिलिटी एडजस्टिव होना रहता है। आइए जी, कहता है आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रखा है, नॉट पेड और रीजन नॉट एक्सप्लेन। ध्यान से करेंगे जी। कहता है एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको एक इंटीमेशन इशू की गई है कॉमन पोर्टल के ऊपर, कहता है उसकी जीएसटीआर 1 भरने से उसे रोक दिया जाएगा। 37 में अपनी जीएसटीआर 1 नहीं भर पाएगा अनलेस हमने उसे बोला कि भाई साहब पहले टैक्स तो जमा करवाओ, आप पहले टैक्स तो जमा करवाएं, या फिर रिप्लाई दो कि टैक्स अगर आप कहते हैं बनता ही नहीं, जमा क्यों करवाऊं, कन्विंस अस, शो अस द कॉज कि आपका टैक्स क्यों नहीं बनता। फाइन, आर वी गेटिंग इट? सो वो कहता है कि अगर आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर रखा है तो हमारी तरफ से एक नोटिस गया है जी आपको, उस नोटिस के तहत हमारे हिसाब से आपको 2 लाख का टैक्स जमा करवाना चाहिए। तो पहले टैक्स जमा करवाओ तभी जीएसटीआर 1 जानी पाएगी। और अगर टैक्स नहीं जमा करवाना तो रिप्लाई दो एक्सप्लेनिंग द रीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कि ये टैक्स आपने क्यों नहीं जमा करवाना। गॉट इट? दूसरा, बैंक अकाउंट डिटेल्स अमेंडमेंट बिल्कुल कनेक्ट हो रही है जी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन याद हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स कब तक फर्निश करनी है? 30 डेज और बिफोर फाइलिंग द जीएसटीआर 1 व्हिचएवर इज अर्लियर। अब मैं बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं कर रहा, जीएसटीआर 1 भर रहा हूँ, कह रहे हैं कि नॉट एलिजिबल, नहीं भर सकते जी आप, पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स करेंगे तभी आप जीएसटीआर 1 भरने पाएंगे। ओके ओके, ये एक नया पॉइंट है, पेपर में आना चाहिए जी, जिसमें वो कहता है कि रिटर्न्स लेट से लेट कब तक भर सकते हैं जी। उन्होंने बोला 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट। टाइम बहुत बेइंतहा बढ़ाया गया है, ठीक है। तो वो कहता है जीएसटीआर 1 नहीं भरी टाइम पे, आज भरना चाहता हूँ, ठीक है, आज गलती सुधारना चाहता हूँ, तो 2 साल हो गए, सरकार कहती है कोई बात नहीं, भर दो। तो कहता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द जीएसटीआर 1 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दैट आईटीआर। जिस महीने के आईटीआर आप भरना रहे हैं, जिस जीएसटीआर 1 भर रहे हैं, अगर अभी 3 साल नहीं हुए ड्यू डेट को निकले तो आप अभी भी भर सकते हैं। और गवर्नमेंट कहती है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, अगर हमें लगेगा कि 3 साल तो बहुत कम है, आपको टाइम और मिलना चाहिए, तो हम आपके लिए टाइम बढ़ा भी सकते हैं। फिर सेम प्रोविजन, ऊपर 37 था, अब यहाँ पे कौन सा है 39, मतलब 3B। 3B में हमने कहा सर 3B भरनी रह गई, सरकार कहती है अब भर लो, मैं कहा 2 साल हो गए, सरकार कहती है 3 साल तक भर सकते हैं। 3 साल फ्रॉम ड्यू डेट, ड्यू डेट जब निकली उसके 3 साल के अंदर अंदर आप भर सकते हैं। हमने कहा सर 3 साल भी अगर कम लगे तो गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल 3 साल को और भी बढ़ा सकती है। चलेंगे आगे। ओके, वो कहते हैं कि सर डाटा मिसमैच हो रहा है, डाटा मिसमैच हो रहा है, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट के हिसाब से डाटा आपका मिसमैच हो रहा है। अब क्या होगा, सुनिएगा जी। ये आपको याद है रूल 88 के हिसाब से नोटिस आएगा जी। नोटिस कहाँ पर आएगा? कॉमन पोर्टल पे आएगा। सबसे पहले आपको इंटीमेशन दी जाएगी कि भाई साहब
आप पता नहीं कैसे ज़्यादा आईटीसी ले बैठे हैं। हमने कहा अच्छा ये नोटिफिकेशन कहाँ पर आएगी, तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। अगर आप ज़्यादा आईटीसी ले बैठे हैं, आपकी रिटर्न्स मैच नहीं कर रही या आपकी रिटर्न के साथ दूसरों की रिटर्न मैच नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि दूसरे की जीएसटी 1 मेरी 2A है और मैं उतना ही आईटीसी ले सकता हूँ। तो वो कहता है कि जी तो आपको एक नोटिस आएगा इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे और उसकी एक इंटीमेशन आपकी ईमेल पे भी भेजी जाएगी, जो भी लेटेस्ट आपकी ईमेल चल रही है, हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन कि आपने 5 लाख का आईटीसी ले लिया, सामने वाले तो 2 लाख बोल रहे हैं, तो आप 3 लाख का आईटीसी ज्यादा लेकर बैठे हो, ठीक है। सो आप 3 लाख का आईटीसी ज्यादा लेकर बैठे हैं, प्लीज ये पे कर दीजिए, प्लीज पे कर दीजिए, पे एन अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 18% के हिसाब से आप ये पे कर दीजिए, या फिर कोई बात नहीं और ऑफ नहीं और एक्सप्लेन कर दीजिए रीजंस की आईटीसी आपको क्यों नहीं पे करना चाहिए विद इन 7 days। फिर रिस्पॉन्स कीजिए जी इंटीमेशन लेटर। क्या था रिस्पॉन्स 2 तरह का हो सकता है। नंबर 1 हमने कहा सर सॉरी यू आर करेक्ट, गलती से ले लिया आईटीसी, वी आर पेइंग इट। पे करने के 2 तरीके हैं, आईटीसी कूपन्स पड़े हैं, कूपन रिवर्स कर दो, कूपन नहीं है तो कैश में पे कर दो। और इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता दिया कब कब लगेगा, अगर तीनों का बैलेंस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से नीचे चल जाएगा तो इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो मैंने पे कर दीजिए, कूपन्स पड़े थे बेकार, मैंने कहा गलती से ले लिए रिवर्स कर दिए, या फिर मैंने रिप्लाई दे दिया, इलेक्ट्रॉनिकली बता दिया कि ये अभी तक क्यों अनपेड है, विद इन 7 days उनको प्रॉपर रिप्लाई कर दिया। अब शो कॉज नोटिस आएगा जी। शो कॉज नोटिस कब आएगा, कहता है ना ही आपने पे किए ना ही एक्सप्लेनेशन दी, तो आपको शो कॉज नोटिस आएगा कि जी आप ये हमें बताएं कि आपके ऊपर सेक्शन 73 और 74 पेनल्टी वाला क्यों ना प्रोसीड विद किया जाए, क्योंकि आप हमें ना टेक्स्ट दे रहे ना रिप्लाई दे रहे, या जो रिप्लाई दिया दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो नंबर 1 ना टेक्स्ट दिया ना रिप्लाई किया, या फिर रिप्लाई जो दिया है इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द प्रोसेस, कुछ भी लिख के भेज दिया आपने, ठीक है, बिकॉज सो इन दैट केस एज वेल फर्दर वो किया जा सकता है। आइए जी आगे अमेंडमेंट नंबर 45 कहते हैं टीसीएस की जो रिटर्न है जीएसटीआर 8 कब तक भर सकते हैं जी, ये कब तक जमा करवाना होता है, 10th तक जमा करवाना होता है और रिटर्न भी 10th तक भरनी होती है। हमने कहा डेट निकल गई कब तक जमा करवाएं, तो वो कहता है कि जी पहली जो अमेंडमेंट है, जब आप जीएसटीआर 8 भरेंगे तो जो सप्लायर है जिसने उस इको के थ्रू जमा करवाया है उसके रिटर्न में उसके पोर्टल पे उसको वो डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि अमेजॉन ने आपका इतना टीसीएस कलेक्ट करके जमा करवाया है, ठीक है। तो वो डाटा सिर्फ अमेजॉन के पास नहीं है, मैं सप्लायर हूँ तो मेरा डाटा मेरे को भी दिख रहा है। नंबर 1 अमेंडमेंट इज दिस। और वो कहता है कि सर रिटर्न भरने में लेट हो गए, हमने कहा कोई बात नहीं, 3 साल के अंदर भर दो फ्रॉम द ड्यू डेट। 3 साल कम लग रहे हैं कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बढ़ा भी सकती है। Are we good? And the last we have is amendment number 46. एनुअल रिटर्न हमने भरनी थी और एनुअल रिटर्न नहीं भरी, सरकार के लिए कोई बात नहीं, अब भर दो 3 साल के अंदर। और हमने कहा सर 3 साल भी निकल गए, कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम टाइम और बढ़ाए थे। तो किसके लिए टाइम बढ़ाया, अगर मैं आपको याद करवाऊँ, 1 के लिए, 3B के लिए, 8 के लिए और एनुअल रिटर्न के लिए। एनुअल रिटर्न इज 10, जो भी एनुअल रिटर्न है AR लिख लो, फॉर्म नंबर आई एम मिसिंग राइट नाउ, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सो जो एनुअल रिटर्न है इन सब के केसेस के अंदर सरकार ने कहा कि अगर ड्यू डेट आपसे मिस हो गई तो आप 3 साल के अंदर अभी भी जमा करवा सकते हैं, रिटर्न भर सकते हैं। फाइन, so that was all the main amendments relevant for the exams to be held in the 2024